बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नूरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही नाज़रीन अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रूही के रिपोर्टर अहमद खान बाबर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप अहमद? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही आज अहमद से हम बात करेंगे, एक तो क्राइम की सूरत हाल पे बात होगी कि इस टाइम क्राइम रेशो क्या चल रहा है, और इसके साथ साथ हम थोड़ी सी थानों के हवाले से भी बात करेंगे। पुलिस इस टाइम क्या अपना रोल प्ले कर रही है, क्या उनकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, आवाम को क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं, इस हवाले से बात करेंगे। अहमद, सबसे पहले तो हम इस हवाले से बात कर लेते हैं कि जिस तरह क्राइम की रेशो जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्या सूरत हाल है? देखिए, महंगाई भी बहुत है। महंगाई के बरक्स जो है वो क्राइम की शिद्दत में भी इजाफा होता चला जा रहा है। ज़ाहिर सी बात है, पुलिस उसके बरक्स जो है वो कार्रवाइयाँ भी कर रही है, मुख्तलिफ गैंग्स जो है वो भी गिरफ्तार कर रही है, चोरी डकैतियों के हवाले से भी। और गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान जो है वो क्राइम की शरह में हमें इजाफा देखने को आया है। गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान डकैती की जो है वो हमारे सामने 72 से ज़ायद वारदातें हुई हैं। हम्म। और चोरी की जो है वो 150 के करीब जो है वो वारदातें हुई हैं। जिस पे मुख्तलिफ मुल्तान के 31 थानों में से पुलिस ने कार्रवाइयाँ भी की हैं, मुख्तलिफ उनके टिकट्स जो हैं वो भी गिरफ्तार किए हैं। और चोर, मोटरसाइकिल चोर जो गैंग है उनको भी गिरफ्तार किया। कुछ मोबाइल स्नैचर्स हैं जो शहरी भी एहतियात नहीं करते, क्योंकि दौरान ड्राइविंग का, हालांकि पुलिस की जानिब से मना भी किया गया है, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अवेयरनेस भी दी जाती है कि बार बार के दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। हम्म। लेकिन फिर भी शहरी जो है जब ड्राइविंग जो है वो मोबाइल फ़ोन निकाल के कॉल कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है मोबाइल स्नैचर जो है वो भी, उनका भी मौका मिल जाता है। तो जैसे ही वो कान के साथ मोबाइल लगाते हैं तो मोबाइल स्नैचर भी लेके भाग जाते हैं वो। इस हवाले से भी पुलिस ने कुछ कार्रवाइयाँ की हैं। कुछ गैंग्स जो हैं वो भी गिरफ्तार कर ली हैं। और जो डिकेट्स गैंग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ थानों की हदूद से थाना गुलगश ने भी जो है वो गैंग पकड़े हैं, उनसे भी तफ्तीश जारी है। इस तरह से मुख्तलिफ थानों के हदूद से थाना मखदूम रशीद ने भी गैंग पकड़े हुए हैं। उन्होंने भी मतलब कि जो संगीन नोयत के जो डिकेट्स होते हैं उनको पकड़ा भी है। और पुलिस मुकाबला भी हुआ था इसी हफ्ते में के दौरान ना, थाना मखदूम रशीद की हदूद में, जिसमें जो है वो दो हम्म। डिकेट्स वो भी मारे गए हैं और एक जो है वो ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार भी हो गया। उसको उससे भी तफ्तीश जारी है। और थाना कैंट की हदूद में जो है वो दो इश्तियारी जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे 70 से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो जिसमें इक़दाम कत्ल, कत्ल और दीगर संगीन नोयत के मुकदमात जो हैं वो भी सामने आए हैं उनसे। हम्म। 70 से ज़ायद उनके ऊपर मुकदमात थे और वो पुलिस को भी चकमा दे के भाग रहे थे, लेकिन उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस तरह से क्राइम की रेशो में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन पुलिस जो है उसके बरक्स काम भी कर रही है। हम्म। पुलिस जो है वो कार्रवाइयाँ, फैसिलिटीज़ जितनी हैं तो पुलिस तो उतना अपना काम दिखा रही है। और देखने में ये है कि पुलिस अच्छा भी काम कर रही है, लेकिन हमें ना एक प्लान करना होगा शहर के ताजरों के साथ मिलकर, हम्म। ताकि हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ती हुई वारदातों को। चोरी डकैती की वारदातें जो दिन ब दिन हो रही हैं। अब तो डकैत जो हैं वो दिन दिहाड़े वारदात करते हैं, हम्म। किसी ताजर को लूट लेते हैं। कभी पहले तो सुनते थे कि शाम के टाइम या रात को होता है, जो शहरी जो हैं और ताजर जो हैं वो अपने आप को महफूज समझते थे पूरे दिन में। हम्म। लेकिन अब जब से महंगाई बढ़ी है तो डाकू भी महंगाई के दायरे में आ गए हैं, तो वो भी दिन के टाइम जो है वो वारदातें करने लग गए हैं। पुलिस वो को एक डर और एक खौफ भी तो खत्म हो चुका हुआ है ना, अभी तो बिल्कुल। ये सूरत हाल चल रही है हाँ जी। कि लोगों के लिए ये बड़ा आसान हो गया है कि अच्छा, समटाइम ये होता है कि आप 15 पे कॉल कर रहे हो तो 15 तो आपके पास पहुंचती बहुत देर से है, या समटाइम आपके पास बिल्कुल। आती ही नहीं है। अच्छा, वो कुछ नोयत के ऐसे मुकदमात होते हैं जो 15 करते हैं, कुछ ऐसी 15 होते हैं जो झूठी होती हैं। हम्म। उसमें भी पुलिस फिर जब 15 आती है, पुलिस मौके पे पहुंचती है तो पता चलता है जी वो नोयत नहीं थी, कोई दूसरी नोयत है, या उसने किसी के बदला लेना था। हम्म। ये कुछ भी इस तरह से होती है संगीन। फिर पुलिस एक काम करती है, जब 15 कॉल जाती है, पुलिस उसे जब 15 वाले मुतलका थाने को कॉल करते हैं, जी पहुंचे, फलां मसला है आपका ना, आपके हम्म। इलाके में हुआ है, तो पुलिस फिर वो जो उस वक्त साइल होता है उससे रब्ता करती है कि क्या मसला है। अगर कोई ज़्यादा संगीन मसला होता है तो पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। अगर ज़्यादा संगीन मसला नहीं होता तो पुलिस उनको यही कह देती है कि
थाने आके रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवाते हैं, हम आपकी कार्रवाई वगैरह करवा देते हैं। तो इसमें हमें एक प्लान तश्कील देना चाहिए पुलिस को ताजरों के साथ मिलकर, ताकि किसी सतह पर जो है वो कुछ ताजर पुलिस की हेल्प करें, कुछ पुलिस वाले जो हैं वो ताजरों की हेल्प करें, जिससे क्राइम की रेशो में जो है वो कमी भी लाई जा सके, बढ़ती हुई चोरी डकैतों पे जो है वो काबू भी पाया जा सकता है। सही। एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सिमाब है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगी? बस ऐसे इस्लाम दुआ करना थी मैंने आपके साथ। ठीक हो आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक पहचाना है हैं? आपने मुझे? क्या? नहीं, मैंने नहीं पहचाना। नहीं पहचाना? सिमाप लैया से। सिमाब मुझे नहीं मुझे कैसे पहचानूंगी मैं? आपकी कॉल आई थी पहले? कॉल नहीं आई थी, हम इकट्ठे रहते थे पहले। हम इकट्ठे रहते थे? कहाँ रहते थे? शमा ब्यूटी पार्लर, सिमाप पार्लर सीखा था। मैं तो लिया आज तक नहीं आई बहन। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मुझे लगता है किसी और से मुझे मिला दिया आपने। जी। तो बस क्राइम को तो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन उसके बरक्स जो है पुलिस काबू भी पा रही है। और साथ में हमें प्लान जो है वो लाजमी तश्कील देना चाहिए पुलिस को ताजरों के साथ बैठ के। और जो शहरी जो हैं कुछ उनको भी एहतियात करनी चाहिए। मोबाइल स्नैचर जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, उस पे भी शहरियों को भी कुछ अब मालूम होना चाहिए। रोज़ाना की बुनियाद पे हाँ, जब तकरीबन चोरी हो रही हो तो फिर मेरे ख्याल में शहरियों को भी एहतियात करनी एहतियात चाहिए। करनी चाहिए। अच्छा, समटाइम होता है कि आप लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं। कुछ लोग आपकी इसमें दाग में बैठे होते हैं, कुछ आपकी रूटीन इस तरह से फॉलो कर रहे होते हैं कि अच्छा ये किस टाइम घर आ रहा है, या बिल्कुल। इसकी क्या रूटीन है, कहाँ जा रहा है, कितने बजे वापस आता है। तो लोग इस तरह से भी जो है वो चोरी और डकैती की वारदातों में जो है उनके लिए आसानी हो जाती है कि जब वो लोग आपकी तमाम रूटीन और चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और कुछ ऐसे भी होता है कि जो शहरी हैं हम्म। अपने ऊपर वो बस अपने माहौल में जा रहे होते हैं, पता है बस अब घर पहुंचना है। अपने इर्द गिर्द पे लाजमी नज़र रखें। नज़र ये कि अब जहाँ से उठ रहे हैं या कोई काम करने गए हुए हैं या किसी चीज़ कोई होटल से या कोई चीज़ लेने गए हुए हैं, तो वो लेके पहले अपने इर्द गिर्द नज़र रखें कि यार मेरा पीछे मुझे देख रहा कौन है, क्या वो देखने वाला किस तरह का हुलिया का है, या अगर कुछ इस तरह का आपको मशकूक लगता है तो वो बर वक्त 15 पे कॉल करें जी, हाँ। हमें वो हमारा कब से पीछा कर रहा है या कुछ भी इस तरह से है। अच्छा, मशकूक लोगों की एक्टिविटीज और उनका जो देखने का स्टाइल है वो उधर से ही आपको आइडिया हो आइडिया जाता हो है कि जाता किस है। तरह लोग आपको देख रहे हैं, किस तरह से आपको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम इस पे भी बात करेंगे। इस टाइम कौन कौन से जो थाने हैं उनको स्पेशल इनिशिएटिव का दर्जा दिया गया है, इस हवाले से बताइएगा। मुल्तान के 2 थानों को जो है वो स्पेशल इनिशिएटिव का दर्जा दिया गया। एक थाना सदर और एक थाना पुराना कोतवाली। थाना पुराना कोतवाली की तारीख बताती है 1857 का जो है ये पाकिस्तान का, मुझे तो यही लगता है कि पाकिस्तान का पहला थाना है जो मुल्तान में अभी भी क़याम में है। इसको एक स्पेशल इनिशिएटिव का दर्जा दिया गया है। और थाना सदर को जो है स्पेशल इनिशिएटिव का दर्जा दिया है। स्पेशल इनिशिएटिव थाने का जो है वो थाना कल्चर की तब्दीली के हवाले से जो है वो पुलिस काफ़ी मुतहरिक है। शहरियों को जो है वो एक घरेलू माहौल फराहम करने के लिए या शहरियों को मसाइल के फौरी हल करने के लिए जो है वो पुलिस मुतहरिक है। जब हम थाने में जाते हैं तो पहले जो है हमें एक मुंशी बैठा होता था, हमने उनसे लिखवाना होता था सारा कुछ, हमारे काम पहले उनसे करते थे। उसके बाद पुलिस लेके आई फ्रंट डेस्क, क्योंकि हम अपनी एप्लीकेशन चाहे बाहर से लिखवाएं या कहीं से भी लिखवा के हम एप्लीकेशन लिखवाते हैं और फ्रंट डेस्क में दे देते थे। अब वो हिसाब भी नहीं, अब हम अपनी एप्लीकेशन जो है हम जब थाने में जाते हैं हमारे पास एप्लीकेशन होती है, हम वो एप्लीकेशन जाके एक हमारे सामने क्यू मशीन होती है, वो मशीन के ऊपर हम अपना नंबर डायल करते हैं। नंबर डायल करने के साथ जो है वो हमने अपने मसाइल बयान करने होते हैं। हम वो मतलब मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के मसाइल जो हैं वो, अगर किसी ने एसएचओ से मुलाकात करनी है या किसी ने मुलाकात करनी है या अपने मसाइल से आया, तो उसी जो ऑप्शन को होगा वो क्लिक करेगा और उसकी रसीद मिल जाएगी, वो वेटिंग रूम में जाके बैठ जाएगा। वेटिंग एरिया में जब जाके बैठेगा तो वहाँ पर उसको एक सायरन बजेगा तो आपका नंबर आ गया है। अगर एसएचओ से मुलाकात का टाइम होगा तो जब एसएचओ फ्री होगा तो उससे जाके मुलाकात कर लेगा, अपना मसाइल बयान कर लेगा। या फिर फ्रंट डेस्क पर जाके अपनी दरख्वास्त देगा और दरख्वास्त का फ़ौरन बरअक्स जो है उसको रिप्लाई मिल जाता है। वो तफ्तीशी का टैग जो है वो तफ्तीशी का नाम, नंबर
वो टैग के ऊपर लिखा होता है। और जब टैग के ऊपर नंबर और जब नाम पता चल जाता है, फिर वो तफ्तीशी भी राब्ता करते हैं जब तफ्तीशी के पास पहुंच जाती है रिपोर्ट। लेकिन इसमें जो है स्पेशल इनिशिएटिव का दर्जा जो है जब थानों को दिया है, इसमें थानों को जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर भी बनाया गया है। थानों की कल्चर तब्दीली के हवाले से भी काफ़ी बेहतर उनको जब हम थाने में जाते हैं, 2 थाने मुल्तान के, जब स्पेशल इनिशिएटिव, जब मैं थानों के अंदर गया तो मैंने देखा, मैंने कहा यार मैं तो किसी घर में आ गया हूँ, मुझे तो ये थाना लगता ही नहीं है। तो फिर ये आते हैं, दोनों थाने एसपी गुलगश के अंडर आते हैं, तो वो भी मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे बताया जी देखो पुलिस ने थाना कल्चर की तब्दीली के हवाले से काफ़ी अच्छे इकदाम भी कर रही है। इससे ना थाना कल्चर की तब्दीली जो है, स्पेशल इनिशिएटिव देने का मकसद ये है, शहरी को जो एक माइंडसेट हो चुका है शहरियों के अंदर पुलिस के बारे में, वो सारा कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज करना है। पुलिस शहरियों को क्या क्या सहूलियात फराहम करती है, अब टोटल उसको एक मशीन के ज़रिए जो है वो किया जा रहा है। हम पहले टोकन लेते हैं, फिर 15 ऑफिस, वो 15 कहता हूँ, फ्रंटिक्स ऑफिस पे है जो वहाँ जाके अपनी एप्लीकेशन देते हैं, फिर वो मुतलका ऐसे नहीं है अब कि कोई भी वो तफ्तीशी कहेगा कि मैं तुम्हारा वो काम करा देता हूँ या कुछ भी इस तरह का काम, ऐसा जो कहता है मैं काम करा देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है अब। अपना मतलब एक प्रॉपर एक सिस्टम जो है उसको लाया जा रहा है, हाँ जी, ताकि उसके प्रॉपर एक जरिए जो सिस्टम है वो क्रिएट कर शहरियों को दिए। सहूलियात दी जा सके। अच्छा, एफआईआर के हवाले से हमेशा हमने देखा कि लोगों को मुश्किलात का सामना रहा, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें भी होती हैं कि अभी कुछ टाइम से इस हवाले से पुलिस ने जो है इस सिस्टम को बेहतर भी करने की कोशिश की कि एफआईआर जो है वो आसान कर दी जाए ताकि लोगों के लिए आसानी हो सके। इस पे अब कितना काम हो रहा है? क्या वाकई अब ये सिस्टम जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है या नहीं? मैडम इसमें कुछ ऐसी एफआईआर्स हैं जो 24 घंटों के अंदर दर्ज होती हैं। ठीक है। मुख्तलिफ के इक़दाम कत्ल और डकैती, चोरी, इस तरह के कुछ ऐसी नोयत की होती हैं जिनका एक प्रोसेस होता है, जिसका एक एसओपीज़ होती है। पहले एसएचओ सुनता है, फिर डीएसपी सुनता है, उसके बाद एसपी सुनता है, उसके बाद जाके जब एक प्रॉपर लीगल वे उस पर तैयार हो जाता है तो उसके बाद जाके वो भी एफआईआर तैयार हो जाती है। सही। लेकिन हमारे सामने जो है वो एफआईआर जो है वो अब बर वक्त होती हैं। और कुछ तो मैं कल बैठा था थाना गुलगश्त एसपी साहब के पास, बाबर जोइया साहब के पास बैठा था, तो वहाँ पर थाना गुलगश्त के एसएचओ ने सिर्फ शहरी को ना चंद एक घंटे लेट की है एफआईआर, उसकी 1 साल की सर्विस जो है वो जब्त कर ली है एसएचओ ने और एसपी ने एसएचओ की। डकैती की एफआईआर थी, उस पर डकैती हुई है और नामालूम के खिलाफ थी। अगर कोई नामजद एफआईआर जो होती है उसमें ज़रा टाइम लग जाता है, प्रोसेस होता है उस पर कि नामजद एफआईआर जो है वो देने में थोड़ा सा टाइम लग जाता होता है। अदरवाइज़ पुलिस की जानिब से जो है वो एफआईआर बर वक्त दी जा रही हैं और फौरी तौर पर जो है उस पर कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। सही हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ हम गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान भी इस पे बात कर लेते हैं कि गुलगश्त डिवीज़न में मंशियात फरोशों के हवाले से काफ़ी जो है पुलिस एक्टिव रही है। उनको काफ़ी पकड़ा भी है और उनके खिलाफ मुकदमात भी हैं। उनके हवाले से बताइएगा, कितने मंशियात जो है वो बरामद की गई है? गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान जो है वो तकरीबन सिर्फ गुलगश्त डिवीज़न की मैं बात कर रहा हूँ तो 30 किलो से ज़ायद जो है वो खाली मंशियात, इसमें सिर्फ चर्स की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो 30 किलो से ज़ायद जो है वो चर्स पकड़ी गई है। और जो इसमें शराब फरोशी है वो भी काफ़ी मिकदार में जो है वो बरामद की गई है। काफ़ी मुतहर्रिक है मंशियात फरोशों के खिलाफ। दूसरे डिवीज़न की कार्रवाइयाँ जो है वो भी हमारे सामने ज़्यादातर नहीं आ रही, क्योंकि कैंट डिवीज़न में बहुत से ऐसे मंशियात फरोशों के इलाके हैं जहाँ पे कुछ पुलिस उनको सपोर्ट करती है मंशियात फरोशों को। उनके बरक्स कोई भी काम ऐसा नहीं होता कि जिसपे अब मंशियात फरोश जो क्रैकडाउन जो है वो पूरे शहर में जारी है। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर अभी भी अब तो मंशियात फरोश जो है वो अपने बच्चे को जो है वो बीच में ला रहे हैं, मंशियात बच्चे जो है वो मंशियात फरोशी कर रहे हैं, ये बात पुलिस को भी मालूम है। और पुलिस जो है उन बच्चों को, काफ़ी उनकी फैमिली तमाम जो है वो इन्वॉल्व होती है। खवातीन जो है वो मंशियात फरोश कर रही हैं और बच्चे जो है वो भी फरोख्त कर रहे हैं। जो उनके मर्द हजरात हैं मंशियात फरोश, वो कि उन्होंने इन दोनों को काम जिम्मे लगा दिया है। अब जाहिर सी बात है पुलिस जब रेड करती है तो उसके साथ एक जो क्या खातून कांस्टेबल जो है वो साथ नहीं होती, उनको प्रॉपर एक व्यू दे के जाना पड़ता है। और इसके साथ बच्चे जो हैं उनके ऊपर कोई पर्चा नहीं होता। बच्चे मंशियात बेच रहे हैं, पुलिस उनको ज़रा डरा धमका के थाने ले जाती है, वापस छोड़ देती है। उनके अंदर एक कॉन्सेप्ट है। इस तरह के हमारे मज़ीद भी कानून बनाने चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं इतने, मैं आपको क्या बताऊं कि हमारे सामने ही
बच्चे छोटे छोटे, कोई 8 साल का, कोई 12 साल का, 10 साल का, 14 साल का बच्चा जो है वो मंशियात बेच रहा होता है, उसकी वालदा बेच रही होती है, उसकी बहनें बेच रही होती हैं। पुलिस कुछ ऐसा निज़ाम क्रिएट करे जो बच्चों को भी अरेस्ट किया जा सके, या बच्चों को अवेयरनेस दे वहाँ जाके, या बच्चों को उठा के, या कुछ मतलब कि जो होम्स वगैरह बने होते हैं उनमें उनको दे दे, उनकी एक तरबियत करे, क्योंकि इससे जो है मुआशरा मजीद ख़राब हो रहा है। लेकिन थाना गुलगश्त ने जो है, थाना गुलगश्त जो डिवीज़न है, अब 1 दिन पहले थाना गुलगश्त ने मंशियात पकड़ी है, एक सिर्फ अफराद को पकड़ा, उससे 21 किलो से ज़ायद जो है वो चरस बरामद हुई है, और उसने जो चर्च जो है वो पूरे मुल्तान शहर में सप्लाई करनी थी। मतलब कि कितने लोग इससे बर्बाद होते चर्च पीते, तो नौजवान नस्ल में जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। मैं तो यही कहूँगा कि पुलिस जो है इसको फौरी तौर पे कंट्रोल करे, ताकि जो बच्चे हैं मंशियात फरोशी कर रहे हैं, बड़े उनकी जो अच्छा, ये भी फैमिलीज है। पूरा एक माफिया होता है। अगर हम मंशियात फरोशों की बात करें तो इसमें तमाम उनकी फैमिलीज और उनके तमाम रिलेटिव्स, क्योंकि फैमिलीज की फैमिलीज ये इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, फिर इनके ऊपर ये होता है कि सबसे ज़्यादा हम ये देखते हैं वो ये होता है कि इनको पकड़ भी लिया जाता है तो वो कोई ना कोई इस तरह का जो है रिसोर्स जो है वो ढूंढ लेते हैं जिससे वो अपने आप को आज़ाद करवा लेते हैं। बिल्कुल है। अच्छा, फौरी ज़मानत हो जाती है या कुछ थोड़ा सा जुर्माना भर के वो अपने आप को फ्री कर लेते हैं और फिर दोबारा से उनकी वही एक्टिविटीज़ जारी हो सारी होती हैं। अच्छा, जब तक ये सिस्टम बेहतर नहीं होगा, पुलिस जो है इनके ऊपर फौरी कोई इस तरह के इकदाम नहीं करेगी कि इनको भारी जुर्माना इनके ऊपर आयद किया जाए, इस तरह की सज़ा दी जाए कि जब ये बाहर आए तो ये फिर उससे तौबा करें या फिर उससे जो है उस मुकम्मल तौर पे अब तो खत्म सेक्शन करें। भी लेकिन इस चेंज तरह कर की ली गई चीज़ें है। होती नहीं ना हमारे मुल्क में। इस अब तो सेक्शन भी चेंज कर ली गई है कि अगर 1 किलो से ज़ायद जो है वो किसी से चर्च बरामद होती है तो उस पर 9D लगती है। पहले एक जो हमारे पास सेक्शन था वो 9C होता था, 9B 9C। जो 1 किलो से कम होती है उस पर मतलब कि 9B भी लगती है। पहले जो है वो हमारे पास 1 किलो तक ना, तो उसमें हमारे पास 9C होती थी, हम 9C उस पर दफार लगा लेते थे। अब जो है उस पर 9D जो है वो लगाई जा रही है, ताकि सेक्शन को भी अपडेट किया उन्होंने। और मंशियात फरोशों के खिलाफ जो है वो जब तक पुलिस प्रॉपर क्रैकडाउन नहीं करेगी तो ये नहीं रुक सकता। अच्छा, हमेशा हमने देखा पुलिस के थोड़े से मसले मसाइल रहे जिसमें उन्होंने कहा जो हमारे पास जो है उस तरीके से गाड़ियां भी नहीं हैं, प्रॉपर स्टाफ भी नहीं है, कुछ हमारे जब प्रोटोकॉल होता है तो उस टाइम भी हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। अभी क्या सीन चल रहा है पुलिस के हवाले से? पुलिस जो है वो जो पुलिस के अपने मसाइल हैं, उसमें अब पहले एक पेट्रोल का इशू आपके सामने, हमने भी काफ़ी उठाया उसको, जिसकी मद में अब एक चीज़, पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। तो पहले जो एक बजट था पुलिस का, मतलब कि एक सालाना जो है वो तमाम उसको दिया जाता है, डिवीज़न को या ज़िले को दिया जाता है। पहले जो था मुल्तान का 1 करोड़ बजट था, जिसमें तमाम 31 थानों की जो गाड़ियां हैं वो उसमें गर्दिश करती थी, गश्त भी करती थी। लेकिन अब जो है वो पेट्रोल इंक्रीज हुआ, तो रेट बढ़ गया, लेकिन बजट जो है वो पुलिस का वही है, जिससे पुलिस को जो है वो काफ़ी हद तक पेट्रोल जो है वो कमी का सामना भी करना पड़ा, गश्त से भी कुछ गुरेज करना पड़ा। कुछ पुलिस वाले तो ऐसे हैं जो जिनके अब गश्त तो लाजमी है, लेकिन अफसरान के हुक्म पर जो है वो पुलिस जो एहलकार हैं वो अपनी बाइक्स पर जो है वो नाकाबंदी भी करते हैं, और दीगर जो हैं वो जाकर गैंग्स पे, मतलब कि मौका जब वारदात होती है कुछ भी होता है वहाँ पर भी जाते हैं, लेकिन अपने वसाइल से। लेकिन अब जो है काफ़ी हद तक बेहतर भी हो गया है, पुलिस के मसाइल जो हैं वो हल होना शुरू हो गए। इन्होंने पंजाब हुकूमत को जो है वो एक समरी भी भेजी हुई है, उसमें पेट्रोलियम की मद में उसमें जो है पंजाब हुकूमत की जानिब से ये भी कहा गया है कि पंजाब हुकूमत को कि हमारा जो है वो पेट्रोल का बजट जो है वो मज़ीद बढ़ाया जाए, ताकि हमारा गश्त जो है वो भी हम बढ़ा सके, क्योंकि शहर में जो है वो बढ़ते हुए क्राइम पर भी काबू पाया जा सके। और इसके साथ जो है पेट्रोल की मद में भी जो है वो देखा जाए तो क्राइम की शरह में इजाफा भी हुआ है, क्योंकि पिछले 1 माह के दौरान जो है हमारा इजाफा इस वजह से भी हुआ क्योंकि पुलिस का गश्त जो है वो भी शहर में कम था, क्योंकि इन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर नाके तो लगाए हैं, लेकिन गश्त जो है जैसे गाड़ी एक गश्त करती थी वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पेट्रोल की पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से जो है हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना हो रहा था। लेकिन अब जो है कुछ हालात बेहतर हो गए हैं, पुलिस अब गश्त भी कर रही है, और मुख्तलिफ किस्म पर मुख्तलिफ अहम मुकामात पर जो है वो नाके भी लगाए जा रहे हैं, जिससे क्राइम की रेशो में भी कमी आएगी और पुलिस के मसाइल जो हैं वो भी हल है।
सही हो गया। अच्छा जी, और इसके साथ साथ पुलिस खिदमत मरकज़ जो है वो बनाया गया, उसके हवाले से भी हमें बताइएगा, उसका क्या किरदार है, क्या सहूलियात दी जा रही हैं और उसका मकसद क्या है? देखिए, पुलिस खिदमत मरकज़ सेंटर मुल्तान का पहला, बल्कि पंजाब का पहला जो है वो ये बनाया गया जो पुलिस खिदमत मरकज़ सेंटर है, शहरियों को सहूलियात फराहम करने के हवाले से। वो एक ही छत के नीचे जो है वो 15 सहूलियात शहरियों को दी जा रही हैं। पहले जो है वो हम सर्टिफिकेट लेते थे अपना, जैसे कि करैक्टर सर्टिफिकेट हम लेते थे तो थानों में जाना पड़ता था, धक्के खाते थे, एप्लीकेशन लिखते थे। कोई अब जैसे सिक्योरिटी गार्ड है, उसने अपना करैक्टर सर्टिफिकेट लेना तो वो थाने जाता था। वो कहता जी जी मुझे मेरा करैक्टर सर्टिफिकेट दो। तो पुलिस उसको कहती थी ये हमें इतने पैसे दे दो, ये इतना करा लो। एक डिफरेंट किस्म का माहौल पैदा होता था। लेकिन जब पुलिस खिदमत मरकज़ सेंटर बना तो शहरी वहाँ पर अपने मसाइल जो है उनका फौरी अजाला जो है उनको हो जाता है। वहाँ खिदमत सेंटर में जाते हैं, अपना एक वो देते हैं एप्लीकेशन, भाई हमें टोकन लेते हैं, टोकन लेके उसी के ऊपर कार्रवाई करते हैं। एक हफ्ते के दौरान जो है उनको उनका घर में मतलब के सर्टिफिकेट मिल जाता है। और इसमें ड्राइविंग लाइसेंस और अच्छा, इसमें मजीद किरायादारी। सहूलियात के हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उसके साथ ही हमारे साथ कॉल पे डॉक्टर काशिफ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है मैडम, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज हम डॉक्टर काशिफ से बात करेंगे जो लोग अपनी स्माइल को बेहतर करना चाहते हैं, जो अपनी स्माइल को खूबसूरत नज़र, मज़ीद खूबसूरत नज़र आना चाहते हैं। उस हवाले से इनसे बात होगी कि जो लोग अपनी स्माइल को बेहतर करना चाहते हैं वो किस तरह अपना ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपल ट्रीटमेंट तो हम ले लेते हैं। अगर उनके कोई स्ट्रेनिंग है, डिस्कलर टूथ हैं, दांतों पे दाग धब्बे हैं या टेढ़े हैं, उनके ट्रीटमेंट से। अगर तो कोई धब्बे हैं, दाग हैं, उनको साफ कर लिया जाता है स्केलिंग, पॉलिशिंग और टूथ वाइटनिंग से। ठीक है। और अगर उनके दांत टेढ़े हैं तो उनको ब्रेसेस लगा दिया जाता है। और अगर उनके जबड़े की हड्डी ही टेढ़ी है या कोई एक जबड़ा बड़ा है, एक जबड़ा छोटा है, तो फिर अगर ब्रेसेस से करेक्ट ना हो तो सर्जरी करके उनको ठीक कर दिया जाता है। सही है। अच्छा, जो ये सर्जरी की जाती है, ये इसके हवाले से भी बताइएगा, ये सर्जरी जो है कितनी फायदा देती है और ये सर्जरी किस तरह की होती है? ऑर्थोगनेटिक सर्जरी होती है, मेजर सर्जरी में आती है। ये जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट को बेहोश करके किया जाता है। ठीक है। और ये अडल्ट में होती है, ना ओल्ड एज में प्रेफर की जाती है, ना ही बच्चों में प्रेफर की जाती है। अच्छा, ठीक हो गया। सही। मतलब किस एज में, मतलब 30 प्लस या 25 के बाद जो है? 18 से लेके 18 से ऑनवर्ड 40 तक तो कर सकते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, और इसकी सर्जरी के जो है क्या क्या इसके आपको फायदे हो सकते हैं, मतलब किस तरीके से दांत जो है आपकी स्माइल बेहतर हो सकती है? स्माइल बाज लोगों का होता है कि वाले दांत बहुत ज्यादा बाहर होते हैं। सिर्फ दांत ही नहीं होते, ऊपर वाला जबड़ा भी बाहर होता है उनका। हाँ। ठीक है। जैसे लोग बहुत बदनुमा लगता है, चाहे वो बोलते हुए, हंसते हुए, इवन जब मुंह बंद करते हैं नॉर्मली, तो जब भी वो ठीक से मुंह बंद नहीं कर पाते। तो जब वो ब्रेसेस पे ठीक नहीं होता तो सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं विद कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेसेस। अच्छा, तो इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि इसमें कितनी एहतियात करनी चाहिए अगर आप जब सर्जरी करवा रहे हो और आफ्टर सर्जरी? आफ्टर सर्जरी लेकिन 3 से 6 माह तो एहतियात बहुत जरूरी है। उसकी वजह ये है, बोन को कट करके प्लेट के साथ जोड़ा जाता है। फिर बोन आपस में अपनी बोन के साथ फ्यूज होने में थोड़ा टाइम लेती है। ठीक हो गया। उस वक्त तक हार्ड फूड और जो है उसके प्रेशर देना बहुत उसके लिए एहतियात ज्यादा जरूरी होती है। उसमें खाने पीने में ज्यादा एहतियात करना पड़ता होगा, तो मतलब क्या? जी बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि सर्जरी करवाई और उसके पास जाके हम कहें चलें जी हम गंडीरियां खा लें, तो ये मुमकिन नहीं है। कम वो तो फौरन खा भी नहीं सकते। खैर जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर वही शौका के जबड़ा फिर लेके आ रहे होंगे वापस, दोबारा जोड़। हाँ, ये तो है।
अच्छा, इसके साथ साथ ये बताएं कि कितना इसमें हम परसेंटेज भी आपसे जानेंगे, कितने लोग जो हैं सर्जरी के उनकी कामयाब रही और उनकी स्माइल बहुत बेहतर हुई? मैडम, सक्सेस रेट तो इसका बहुत अच्छा है, लेकिन सर्जरी की तरफ बहुत कम लोग जाते हैं। रीजन ये है कि एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। ना सिर्फ स्माइल अच्छी होती है इससे, बल्कि फोनेटिक्स भी ठीक हो जाती है। बाद लोगों की स्पीच में बहुत प्रॉब्लम आता है। हाँ। और इस तरह किसी का जो है ऊपर वाला जबड़ा छोटा है और नीचे वाला जबड़ा बड़ा है, तो जुबान को अल्फाज की अदायगी के लिए पूरी स्पेस नहीं मिलती, तो वो फिर उनमें तोतलापन भी आ जाता है। हाँ। हम स्माइल तो करते हैं, लेकिन एक जो है स्पीच भी जो है बहुत ज्यादा अहम रोल है उसका। वो भी क्लियर होना चाहिए उसके लिए, बच्चों के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, और वैसे भी पर्सनैलिटी बहुत इफेक्ट आता है। अच्छा, इसके आजकल जिस तरह जदीद आपको पता है कि टेक्नोलॉजी भी आ रही है, आपका ट्रीटमेंट में आपका एडवांस होता जा रहा है, इस हवाले से भी बताइए कि सर्जरी में जो है वो जी ट्रीटमेंट के थ्रू ही ये तमाम प्रोसीजर चल रहा है? मैडम, जहाँ बोनी डिफेक्ट होता है ना, यानी जहाँ हड्डी का मसला आ जाए, जैसे फर्ज करें नाक का किसी का इशू है तो नाक की सर्जरी की जाती है, नाक की हड्डी टेढ़ी हो। इस तरह अगर जबड़े की हड्डी ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसकी सर्जरी की जाती है। लेकिन ये उसमें एडवांस सर्जरी में आता है अगर जिनको ज्यादा प्रॉब्लम हो। जिनका प्रॉब्लम इतना ज्यादा नहीं होता तो सर्जरी अवॉइड की जाती है कॉमनली। अच्छा। क्योंकि सर्जरी के अपने हैजर्ड्स हैं, अपने साइड इफेक्ट्स हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक पेशेंट ने पहले एडमिट होना है, हॉस्पिटलाइज होना है, फिर उसके बाद उसको जनरल एनेस्थीसिया में बेहोश करके सर्जरी करनी है, उसके बाद की भी फिर पोस्ट ऑप केयर है, बाद में भी एहतियात काफी चाहिए। अच्छा, तो स्पेशली जब आप हम्म, जबड़ों की स्माइल को बेहतर करने के लिए आप सर्जरी करते हैं तो उसमें तो काफी सर्जरी में भी टाइम लग जाता है और काफी वो सेंसिटिव भी होती है। जी बिल्कुल, 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं सर्जरी में। अच्छा, और इससे मजीद भी लग सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आप दांतों का ख्याल किस तरह रख सकते हैं, ये भी बताइएगा प्लीज। क्योंकि जाहिर सी बात है, ब्रश करने में किस तरह एहतियात करनी चाहिए, या ठीक है जिस तरह आप नॉर्मल पहले ब्रश कर रहे हैं उसी तरह आपको करना चाहिए, किस तरह का ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल, ब्रशिंग वही है, सॉफ्ट ब्रशिंग, और दांतों की हर सरफेस पे, हर सतह को जो है हमने ब्रश करना जरूरी है, क्योंकि जहाँ जहाँ से हम ब्रश करेंगे वहाँ वहाँ से साफ होगा। ठीक है, इसलिए हर दांत को हर सतह से ब्रश करना जरूरी है, और रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद। सही हो गया। अच्छा, ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स भी आए हुए हैं, इनका क्या काम होता है, इस हवाले से भी हमें थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, जहाँ माइल्ड टू मॉडरेट केसेस होते हैं ना माल अलाइनमेंट के, यानी कि दांत खराब हैं, टेढ़े हैं, काफी हद तक तो ठीक हो जाते हैं केसेस। जहाँ बहुत ही खराब हैं, बहुत ज्यादा इशू है, तो वहाँ आम ब्रेसेस की तरफ जाना पड़ता है, ठीक हो गया, जो कन्वेंशनल ब्रेसेस हैं। लेकिन अलाइनर्स का सबसे बेहतर जो है, मेन जो आप कह लें कि इसकी पॉजिटिव साइन है कि ये एस्थेटिकली अच्छे होते हैं, यानी पहने हुए नजर नहीं आ रहे होते हैं कि हाँ जी लगे हुए हैं। जब ब्रेसेस लगे हुए हैं तो बहुत सारी चीजें दांतों में लगी हुई हैं। पेशेंट टूथ ब्रश कर रहा है तो सफाई अपने दांतों की अच्छे से रख सकते हैं। सही। लेकिन सबसे बड़ा एक जो है इसका है कि पेशेंट कंप्लायंस। एक चीज है, रिमूवेबल है, उतार सकते हैं, लगा सकते हैं। तो पेशेंट आमतौर पे बच्चे ही होते हैं यूजुअली टीन एज के, तो वो लगाने में सुस्ती करते हैं। जब लगाने में सुस्ती करते हैं तो फिर वो रिजल्ट डिलेड हो जाते हैं या फिर इतने अच्छे नहीं आते, क्योंकि जब लगाते हैं तो प्रेशर आता है। जब प्रेशर आता है वो कहते हैं हाँ जी खाया नहीं जा रहा, हमसे बोला नहीं जा रहा, हमें पेन हो रहा है, अच्छा जी कल लगा लेंगे, परसों लगा लेंगे, फिर वो डिले होते होते फिर डिजायर्ड रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आते। सही। अच्छा, जिनके दांतों पे ब्रेसेस स्पेशली जिनको लगाए जाते हैं, जिनके दांत बहुत ज़्यादा टेढ़े होते हैं, उनके हवाले से भी बताइए, उनको क्या एहतियात करनी चाहिए? ब्रेसेस के साथ आफ्टर एवरी मील, हर खाने के बाद टूथब्रश करना चाहिए। बेशक आप टूथपेस्ट ना भी यूज करें, ठीक है, लेकिन ब्रशिंग जरूर है। सफाई का ख्याल जितना हमें रूटीन में रखना होता है उससे कम से कम, मैं तो कहता हूँ 4 गुना ज्यादा हमें साफ रखना पड़ता है। शुरू में अल्सरेशन होती है, मसूड़ों पे लगना, चुभना, बोलने में दुश्वारी, खाने में दुश्वारी,
हाँ, स्टिकी फूड और हार्ड फूड, इसका भी एहतियात करना होता है। जैसे अच्छा। हम फर्स्ट करें सोन हलवा खा रहे हैं, चिपकने वाला है, वो फिर ब्रेसेस जो ब्रैकेट्स होती हैं वो उससे ऑफ हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अच्छा। या फिर सख्त चीज है जैसे चने हो गए बहुत सख्त होने हुए, उसे खा रहे हैं, उससे भी ब्रेक हो सकता है। तो ठीक। ये चीजें खाने की एहतियात करनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, इसमें भी क्या, जिस तरह आप सर्जरी कर रहे होते हैं तो उसमें भी आपको सेशंस आपको लेने पड़ते हैं? और ऑर्थोग्राफिक सर्जरी में जी आमतौर पे तो सिंगल सर्जरी में हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात 2 से 3 सर्जरीज भी करती हैं। अच्छा। विद कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेसेस, ब्रेसेस पहले लगते हैं बाज़ केसेस में, फिर सर्जरी होती है, फिर थोड़े बहुत जो होती हैं वो उसमें दोबारा से ब्रेसेस से करेक्ट होते हैं, और बाज़ दफ़ा उसके बावजूद भी एक आधी सर्जरी दोबारा करनी पड़ सकती है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, बुजुर्गों के लिए तो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं ना कि मसाइल होते हैं, उनके दांतों के स्पेशली खाना खाने में प्रॉब्लम होता है। उनकी स्माइल को किस तरह बेहतर किया जा सकता है? थोड़ा-सा इस हवाले से भी बताइए कि उनके लिए क्या-क्या ट्रीटमेंट्स आ चुके हुए हैं? बुजुर्गों के लिए तो मेन जो आता है ना, स्माइल के साथ फंक्शन भी आता है, हुँ, खाना हुँ। भी बहुत जरूरी है, स्माइल भी ऑब्वियसली जरूरी है। जब दांत नहीं है, गाल और होंठ अंदर को पिचक जाते हैं, दब जाते हैं। हुँ। तो जब दांत लग जाते हैं, चाहे वो रिमूवेबल दांत हो जिसे बतीसी आमतौर पर फुल कंप्लीट डेंचर कहते हैं, हुँ, हुँ। वो लगाएं। नहीं तो अगर बोन की अवेलेबिलिटी कुछ हो तो साथ में डेंटल इम्प्लांट्स हैं, इम्प्लांट लगा के उसके ऊपर भी आर्टिफिशियल टीथ लगा देते हैं, उससे सही। स्माइल भी बेहतर हो जाती है और खाने पीने में भी आसानी हो जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे और आपने बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ों को जो है वो बताया। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं और इसके साथ ही चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज़ वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा, मुल्तान शहर के अगर आज के मौसम की बात करें तो मुल्तान शहर का गुज़िश्ता कई दिनों से मौसम जो है वो करवट ले रहा है, मौसम तब्दीली की जानिब गामजन है। और रात गई और अलल सुबह के औकात में सुबह सवेरे नमाज के बाद तो हल्की हवा चलने की वजह से, हल्की ठंडी हवा चलने की वजह से मौसम काफ़ी ज़्यादा तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। और गुज़िश्ता कई दिनों की तरह आज भी मुल्तान शहर में अलल सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। रात गई भी दर्जा हरारत में नुमाया कमी की वजह से मौसम कदरे खुशगवार और ठंडा दिखाई देता है। आज अगर शहर के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करें तो आज मुल्तान शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत आज शहर का 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब हल्की हवा चलने की वजह से कदरे ज़्यादा है, जो कि आज 82% तक देखा गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो मुल्तान शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स गुज़िश्ता कई दिनों की तरह आज भी कदरे आलूदा है, जो कि आज तो बदतरीन हद तक आलूदा दिखाई दे रहा है, जो कि 193 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान की स्टैंडिंग को अगर आज हम देखें तो मुल्तान आज पहले नंबर पर स्टैंड कर रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्तान के बासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया गया है कि वीकेंड पर मुल्तान शहर का मौसम जो है वो कदरे बेहतर हो जाएगा और बारिशों का एक नया सिलसिला जो है वो एंट्री करने को तैयार है, जो कि 2 से 3 रोज तक मुल्तान शहर में हल्की फुल्की बूंदाबांदी के साथ दर्जा हरारत में और भी नुमाया कमी हो जाएगी। आज अगर दोपहर से शाम के औकात की बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि दोपहर के औकात में सूरज अपनी आबोताब के साथ चमकेगा और रात गए और सुबह सवेरे हल्की ठंडी हवा चलने की वजह से दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखने को आएगी। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे पुलिस खिदमत मरकज़ के हवाले से कि क्या-क्या सहूलियात दी जा रही हैं। जी। 15 से ज़ायद जो है वो पुलिस खिदमत मरकज़ में सहूलियात दी जा रही हैं। मुख्तलिफ डिफरेंट कैटेगरीज़ की सहूलियात जो शहरियों को एक छत तले जो है वो मिल रही हैं। पहले थाने में चक्कर लगाते थे शहरी, उनको वहाँ से सहूलियात दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती थी, लेकिन अब जो है वहाँ पर ई सिस्टम आ चुका है। अपना टोकन लेंगे क्यू मशीन से, वो वहाँ जाएंगे, जो बैठे होते हैं अफसर बैठे होते हैं उनको जाके देंगे, उधर जाके देने के बाद वो अपना मसाइल का जो है वो फौरी हल लेंगे। इसमें 15 जो है मुख्तलिफ़ किस्म के, जिसमें करेक्टर सर्टिफिकेट है, लर्नर है, ड्राइविंग लाइसेंस है, किरायानामा का अंदराज है और मुख्तलिफ़ ऐसे जो किस्म के जो हैं वो, जैसे घर में मुलाजमा रखनी है उसके अगर आपने मालूमात लेनी है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी।
ऐसे डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म की 15 जो है वहाँ शहरी जो है वो सहूलियात वहाँ से ले सकते हैं। और ये पंजाब का पहला जो है वो ई खिदमत पुलिस खिदमत मरकज़ सेंटर बनाया गया था, जो आज जो है वो पूरे जनूबी पंजाब में बहुत ही फेमस हो चुके हैं, और शहरियों के मसाइल जो हैं वो काफ़ी इस पे हल भी हो इसकी रहे हैं। कोई हेल्पलाइन नंबर भी है, या इसका जो ये मरकज़ बनाया गया है ये कहाँ पे बनाया गया है, ताकि तमाम हमारे जो नाज़रीन जिनको नहीं पता उनको पता चल सके कि कहाँ पर है? ये किला कोना कासिम बाग जो है हमारा, उसके ऊपर 15 ऑफिस के साथ जो है इसको बनाया गया है। ठीक है। इसकी कोई 15 नहीं होती, ये एक प्रॉपर इदारा है जहाँ पर शहरी खुद जाते हैं और अपने मसाइल का जो है वो हल फौरी लेते हैं। और मैं तो समझता हूँ कि ये शहरियों के लिए बहुत बड़ी सहूलत है, जिससे शहरी जो हैं वो अपनी वहाँ सहूलियात से जो है मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। पहले एक दौर था कि शहरी धक्के खाते थे थानों में, मुख्तलिफ थानों में जाके। अब किसी ने जाके करवाना है सिक्योरिटी का, तो क्लियरेंस करवानी है, तो वो थानों में ज़्यादा धक्के खाता था, एप्लीकेशन लिखता था। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। वहाँ अपना आईडी कार्ड दें, अपना बताएं कि हमारे साथ ये हमने इसके लिए इस काम के लिए आए हैं। 10 से 15 मिनट लगते हैं, उसके बाद उसको उसका काम, अगर कोई ऐसे नोयत का होता है जो ऐसे काम भी हैं 15 में, जो आपको 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो आपको फौरी दे दें। कुछ ऐसे हैं जैसे एक हफ्ता लग जाता है उनको, एक प्रॉपर लीगल वे के ज़रिए जो है उनको हल किया जाता है। जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, लर्नर हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इनके पर तो जो है वो फौरी तौर पर परसू किया जाता है इनको। और बहुत अच्छा पुलिस का ये भी इनिशिएटिव है कि पुलिस खिदमत मरकज़ सेंटर जो है वो बनाया गया है। ये ख़ास तौर पर सिर्फ शहरियों के लिए नहीं है कि तमाम जो हम पंजाब में, जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा, तो जो जनूबी पंजाब के शहरी हैं जो इससे काफ़ी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और अपने मसाइल का फौरी हल जो है वो भी ले सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, और इसके साथ साथ अभी हम जिस तरह बात कर रहे थे, अभी आपने बताया कि रिसेंटली अभी भी न्यूज़ आई है कि कोई इस तरह का जो है वारदात करते हुए पकड़ा गया है, कोई वारदात करते हुए पकड़ा गया। कोई वारदात नहीं, जनूबी पंजाब का हमारा बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, निश्तर हॉस्पिटल, और इसमें जो है एक कभी हसास इदारे का बंदा है, उसने आया है, को कहता है जी मैं हसास इदारे से हूँ, और निश्तर को जो है वो एमरजेंसी वार्ड को जो है वो विजिट कर रहा था, जिस पे उसने निश्तर के सिक्योरिटी अमले ने जो है उसको फौरी तौर पर हिरासत में लिया। हिरासत में लेके जब उसकी पूछताछ की तो उसने अपना भांडा जो है वो फोड़ दिया कि मैं जी कहीं बस ऐसे जो जैसे शहरी होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसने यूनिफॉर्म वही पहना हुआ है, उसके ऊपर बैजेस, यहाँ पे पुलिस के बैजेस भी लगाए हुए हैं, पाकिस्तान के बैजेस भी लगाए हुए हैं। उसके बाद इस तरह के आईडी कार्ड उसका पुलिस ने ले लिया, और सिक्योरिटी अमले ने लेके जो है वो फिर थाना कैंट को बुलाया। थाना कैंट पुलिस ने फौरी मौके पे पहुंची और उसको वहाँ से हिरासत में ले गया, और अब उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी जो है शुरू कर दी है। इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के जो है वो काम हो रहे हैं। देखिए हमारी सबसे बड़ी नाअहली ये है कि अब वो गेट से अंदर गया, मतलब सिक्योरिटी के हवाले से ना चेक एंड बैलेंस नहीं है भाई। वो एक बंदा अंदर जा रहा है, वो अंदर निश्तर के अंदर विजिट कर रहा है प्रॉपरली, अब उस तरह से हरकत की है उसने। लेकिन निश्तर सिक्योरिटी अमला भी जो है वो काफ़ी मुतहरिक है, जो निश्तर एमरजेंसी वार्ड के अंदर है। वो उन्होंने वहाँ उसको रोका, भाई आप क्या कर रहे हो यहाँ, कौन हो आप, क्या है, क्यों पूछताछ कर रहे हो किसी लोगों से। तो जब उसने बताया तो उसने जो कहा मैं तो हिसास अदारे से हूँ। उसने कहा अच्छा हिसास अदारे से, तो इधर आओ। उन्होंने बिठाया, जब बिठा के पूछताछ किया तो उसने कहा जी मैं तो कुछ भी नहीं। देखा ना लोगों के पास कितने बहाने हैं, और लोगों के पास कितने इस तरह की एक्टिविटीज़ की आप लोगों को इस तरह शो करेंगे या आप पुलिस से हैं या फिर आप आर्मी से हैं, और इस तरह भेस बदल कर जो है वो अपने कार्रवाइयों में मुलविस होते हैं। आपको बहुत शुक्रिया अहमद, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रूही एट 10 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हकीम खलील अहमद गौरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी डॉक्टर रुबीना अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और आज इनसे हम डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड जो है वो आज मनाया जा रहा है, तो उस हवाले से जो है इनसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, और हकीम साहब से आज हम बात करेंगे, आपको पता है कि जिस तरह मौसम भी चेंज हो रहा है, तो मौसम चेंज होने के साथ साथ वायरल डिजीज़ भी हैं, उनसे कैसा बचा जा सकता है। और साथ साथ आज हम बात करेंगे
आज हम अनार पे बात करेंगे, जो अनार किस तरह आपको फ़ायदा दे सकता है। हकीम साहब उसके बारे में बेहतर तौर पे बताएंगे कि किस तरह उसका जूस आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, उसके छिलके कितने फ़ायदेमंद होते हैं, उसमें जो है वो किस तरह आपको एनर्जी देता है, बीमारियों से किस तरह आपको बचा सकता है। तो इस हवाले से आज हम इनसे बात करेंगे। हकीम साहब सबसे पहले तो इस हवाले से बात करेंगे ना कि मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज होने के साथ साथ आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये तो ऐसा लगता है ना कि आपके हर वक्त आपके साथ मौजूद हैं। इनसे कैसे बचा जा सकता है? फिर हम आएंगे अनार की तरफ। मोहम्मद। देखिए, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो सबसे पहले तो हमें मौसम चेंज होने से पहले ऐसी मुकव्वी अग़ज़िया खानी चाहिए जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम या क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो मजबूत हो, ताकि जो सीज़न ऑफ चेंज के अंदर वायरल डिजीज़ होती हैं, हमारी जो जिस्म के अंदर ताकत है वो बहाल हो जाए और उसके ख़िलाफ़ जो है वो दिफाई निज़ाम हमारा एक्टिव हो जाए। ठीक है, एक तो आप देखें आजकल मौसम दिन के अंदर गर्म है, हम आम रूटीन में ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। रात में ठंडक हो जाती है क्योंकि स्टार्ट नाइट में जो है वो मौसम गर्म होता है, हम पंखे में या एसी में या कूलर में सोए होते हैं, आखिर रात में मौसम ठंडा हो जाता है। तो जब ये मौसम चेंज होता है तो उसकी वजह से हमें टेम्परेचर, फ्लू और ज़ुकाम की जो है वो तकलीफ़ शुरू हो जाती है। ठीक है, खट्टी चीज़ों से, बाज़ार की चीज़ों से, जो कटे हुए बाज़ार के फल मिलते हैं, जो खुले मशरूबात हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सही। ताज़ा खाना खाएं, घर से खाना खाएं और एनर्जेटिक डाइट लें। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जो अभी वायरल डिजीज़ों ने आपका, मैं खुद क्योंकि खांसी के बहुत ज़्यादा उसमें रही, अभी तक स्टिल वो ठीक नहीं हो रही। अच्छा, फिर उसके साथ नज़ला, ज़ुकाम जो है, आपको सर में दर्द रहना, ये भी इसमें साथ ही शामिल हो जाते हैं। देखिए ना, उसकी वजह ये होती है ना कि नज़ला ज़ुकाम में आपकी नींद पूरी नहीं होती। ठीक है, हल्का फीवर महसूस होता है, टेम्परेचर आपको रहता है, जिसम आपका अच्छा, नींद भी पूरी होती है, 10-11 बजे तो मैं भी सो जाती हूँ। ठीक है ना, और जिसम में थकावट होती है, काम करने को दिल नहीं करता है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें ना आपको थोड़ी सी प्यास की शिद्दत महसूस होती है। अच्छा, हम उस प्यास को कम करने के लिए फिर ठंडे पानी की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से मजीद कंजेशन होती है और ज़ुकाम जो है वो ज़्यादा तकलीफ देता है। ठीक है ना। अच्छा, अगर सीने में जकड़न हो और रेशा बहुत ज़्यादा हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, उसके लिए सबसे बेहतर तो ये कि सबसे पहले आप ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम कर दें। ठीक है, खट्टी चीज़ों से परहेज़ करेंगे आप। ठीक है, स्टीम लें आप, सादा पानी से आप भाप ले लें, नमक वाले पानी के गरारे कर लें। ठीक है, या हल्दी को पानी में बॉयल करके उससे गरारे कर लें, उससे आपका गला भी बेहतर रहेगा। ठीक है, खांसी में भी फ़ायदा करेगी। ठीक है, और अगर चम्मच का चौथा हिस्सा 1 कप दूध में मिला के पिएँ तो वो आपको बेहतरीन जो है वो एंटीबायोटिक्स का काम करेगा, वो सही, उससे फ़ायदा होता है। अच्छा, ये तो ना देसी आपको जो है चीज़ें वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देती हैं अगर उनका सही इस्तेमाल आपको पता होगा किस तरह और किस टाइम में आपको करना चाहिए। एक तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ का एहतियात करना है कि हम देसी चीज़ें जो बाजार से लेते हैं बनी हुई, रेडीमेड, वो नहीं लेनी। सही। आप हल्दी साबुत लेके खुद घर में ग्राइंड करें उसको, क्योंकि बाजार के अंदर उसके अंदर दूसरी चीज़ें मिला देते हैं तो फिर वो तो उसका फ़ायदा नहीं है। उसका फ़ायदा नहीं होता है। अच्छा, ये तो फिर जैसे आप लोगों के पास जो है वो अवेलेबल होंगी, जिस तरह आप हल्दी और आप देखें आम पंसार से या किसी भी आप उससे जो है वो दवा खाने से ले लें, जाके साबुत लें, उसको धो के खुश करें, उसके बाद उसको ग्राइंड कर लें, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप वो इस्तेमाल करें। सही हो गया। अच्छा, और इसके साथ साथ जो है आपसे मजीद भी जानते हैं, डॉक्टर साहिबा से जानते हैं, डॉक्टर साहब आज के दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जहाँ तक लड़कियों की आप बात करें, आज वुमेन डे समझ लें या गर्ल्स डे समझ लें, तो ये कि अब दिन ब दिन दुनिया में जो है वो ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हमारे अपने मुल्क में आप देख लें कि अब ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा हैं मेल से, 52%। तो उसके लिहाज से मैं समझती हूँ कि जब तक इनको एजुकेट ना किया जाए, जब तक इनको अवेयर ना किया जाए, ये वक्त की ज़रूरत है अब। बिकॉज पहले वो था कि घरों में बैठी थी और आप उनसे काम कोई नहीं लेते थे, यही लेते थे कि जी उनकी शादियाँ हो गई, थोड़ा सा पढ़ाया, उसके बाद उन्हें बच्चे पाले और बस मियाँ कमा के आ रहा है। और अब आप देख लें कि जो बढ़ती हुई महंगाई है पूरी दुनिया में, एक जो लपेट में आ रही है, तो जब तक ख़वातीन साथ शाना बशाना नहीं काम करेंगी तब तक जो है ना वो घर के हालात भी सही नहीं हो सकते। अच्छा, फिर जिस तरह हम अभी देखते हैं बच्चियों के हवाले से बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं, हमने खुद भी फेस किए,
जाहिर सी बात है अभी क्योंकि टाइम जितना चेंज हो रहा है, अब कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, फिर तालीम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उसी के साथ साथ हमारी तमाम चीज़ें भी जो चेंज हो रही हैं। अच्छा, क्योंकि हम लोगों ने अप्रिशिएट करना कभी इस हवाले से सीखा नहीं कि बच्चियों को जो है अप्रिशिएट किया, अगर वो अच्छा काम कर रही हैं, अगर वो मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, तब भी हम कहीं ना कहीं अपनी बच्चियों को जो है वो कमतर ही समझते हैं या फिर हम उन्हें बढ़ने का हौसला नहीं देते। देखिए, मैं आपको एक बात तो मैं जब आज से 10-15 साल पहले मैं मेरा हॉस्पिटल एक क्लिनिक है, मैटरनिटी होम है, तो आती थी ना ख़वातीन, तो जब मैं उनकी अल्ट्रासाउंड करती थी और पूछती थी जी क्या है, आप बताएं बेटा है कि बेटी है, तो अगर मैं उन्हें कहती थी ना कि आपकी बेटी है, तो ना सिर्फ उनके बल्कि जो साथ वालियाँ थी, खास तौर पे सास नंदें जो भी, उनके मुंह लटक जाते थे। हाँ। वो बेटी आ रही है बाजी, ये क्या, कई तो लिटरली आप यकीन करें कि रोने लग जाती कि जी अब क्या होगा, हमारे तो मियाँ ऐसे कहेगा, हमारा तो ससुर ऐसे कहेगा, सास ऐसे कहेगी। हालांकि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं और अल्लाह ताला ने खुद के जो माँ होती है, जिसकी पहली बेटी होती है, वो इतनी खुशनसीब औरत होती है, लेकिन फिर भी हमारे मुआशरे में नहीं, आप देखें जिनकी 3 बेटियां, अल्लाह ताला ने उनको जन्नत की बशारत दी हुई, जिन्होंने उनकी अच्छी तरबियत की। और आप ये देखें ना कि किस कदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी देख लें बेटियां थी और उन्हें कितनी मोहब्बत से पाली, और हजरत फातिमा देख लें, फातिमा ज़हरा साहिबा देखिए उनका कितना माशाल्लाह बड़ा उनका मकाम है, वो जन्नत की औरतों की सरदार हैं। तो लेकिन ये होता था कि ये थी, लेकिन अब मैंने देखा है इन 15 ईयर्स में कि अब हालात थोड़े तब्दील हैं। अगर फर्ज करो किसी की अल्ट्रासाउंड पे बेटी होती है या उसकी बेटियां ज़्यादा होती हैं और फिर दोबारा भी वही बेटी है, तो वो मैंने देखा है कि वो अब इस कदर रोना धोना नहीं है। तो मैं डॉक्टर साहब से, अपने हस्बैंड से कई दफ़ा कहती हूँ कि अब ये चेंज है, जो मुझे अच्छा लगता है कि अब वो जो है ना वो कहते हैं कोई नहीं बाजी, हमारे ये बेटों की तरह होगी, हम इसको पढ़ाएंगे। ये बहुत बड़ी चेंज है। ये मैं समझती हूँ किया कि हाँ अगर आप बेटी है तो बेटी है तो बेटों से ज्यादा आपका साथ देती हैं, बेटों से ज्यादा ना भी दें तो कम से कम वो आपकी हमदर्द बहुत होती है, बहुत ज्यादा हमदर्द होती है, कुछ ना भी कर सके ना, जो उनके दिल में माँ बाप की मोहब्बत होती है वो किसी के दिल में नहीं होती। ऐसे ही है। तो अब इसमें अब थोड़ी सी चेंज तो आ रही है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अभी भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खासतौर पे पेरीफ्री में। पेरीफ्री के इलाकों में अभी भी वही विरासत का नहीं देना, और वही जो है ना बच्चियों को कमतर समझना, और वही बच्चियों को पढ़ाना ना कि इन्होंने पढ़ के क्या करना है। हाँ। तो अभी भी ये जो है ना अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हम जो है ना अपने उसमें मुल्क में, अपने शहर में, अपने गांव में हम ये अवेयरनेस जो है ना एक प्रोग्राम्स होने चाहिए। हाँ, जो कि बच्चियों को बताया जाए कि माँ बाप को खास तौर पे कि नहीं ये आपकी कितनी आपके लिए ये कारआमद साबित हो सकती है। अभी भी हम जनूबी पंजाब में काफ़ी बैकवर्ड एरियाज में जाएँ, हम डेरा गाजी खान वाली साइड पे जाएं, हम डेरा इस्माइल खान वाली साइड पे जाएं, राजनपुर में जाएं, अभी भी वहाँ पर बच्चियों को तालीम नहीं दिलवाई जाती। मतलब बच्चों के ऊपर फोकस होता है कि जो लड़के हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं और अच्छी तालीम हासिल उनको बिल्कुल दिलवाई भी जाती है, बहुत अच्छी तालीम उनको दी जाती है। लेकिन बच्चियों को ये होता है कि यार इन्होंने क्या करना है, अगर वो जिम्मेदारों की बेटी हैं, चाहे एक आप उसमें, तो उन्होंने यार आपने इन्होंने ना ही कोई जॉब करनी है ना ही क्या। लेकिन जाहिर सी बात है एक पढ़ी लिखी माँ एक अच्छी तरबियत कर सकती है। बताया ना कि इस वक्त बड़ी ज़रूरत है हमें, जैसे माशाल्लाह मीडिया है आप लोगों का, जैसे और गवर्नमेंट है वो प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हर डिस्ट्रिक्ट में मैं तो समझती हूँ कि ये करने चाहिए, जिसमें बच्चियों का खास, जैसे आज डे है तो उसके उस दिन, या इवन मैं समझती हूँ कि खाली डे तो एक फॉर्मल सी रूटीन होती है, लेकिन ये है कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए स्कूलों में खास तौर पे, जहाँ स्कूल्स हैं वहाँ पे बच्चों के उनके पेरेंट्स के बुला के तो उनके सेमिनार कराए जाए। वरना पता है आपको, देखे कई दफ़ा ऐसा होता है कि 5 पढ़ा लिया, चलो जी अखबार पढ़न जोगियाँ हैं या कुरान शरीफ पढ़न जोगियाँ हैं, उसके बाद वो उठा लिया जाता है। तो उनको ये बताया जाए उनके पेरेंट्स को कि नहीं, इनको आला तालीम दिलाई जाए, खाली मैट्रिक या 5 भी कम है, उनको आला तालीम, ताकि वो कारआमद शहरी बन सकें, अपने मुल्क के लिए काम कर सके, अपने बच्चों की तरबियत कर सके, इवन अपने मियाँ के साथ भी उनकी डीलिंग फर्क हो जाएगी। अगर वे ज्यादती करेंगी तो दूसरों को एहसास होगा कि अपने गलत किया। हाँ। अच्छा, नहीं अब ये बड़ी एक अच्छी है कि अब तो एक टाइम भी अब ऐसा आ चुका है कि जहाँ घर के में तमाम अफराद मिलकर जो है वो काम करें, तभी आप घर का सिस्टम चला सकते हैं। अभी आपकी बच्चियां हैं तो वो भी जॉब कर रही हैं, वाइफ है अगर पढ़ी लिखी है, काम कर सकती है, जॉब कर सकती है,
तो अब तो ये हालात हैं कि अब आप तमाम आपके घर वाले जो है रोटी वरना पूरी नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, मजीद भी चैलेंजेस के हवाले से बात हम करेंगे। हकीम साहब से जान लेते हैं। हकीम साहब, अनार के हवाले से बात कर लेते हैं कि अनार किस तरह जो है वो फायदा दे सकता है, क्या क्या फवायद हैं इसके? सर्दियों की आमद है। अनार जो अल्लाह का बहुत अच्छा तोहफा है, नेमत है। इसको जन्नत का फल भी कहा जाता है। जी बिल्कुल। ठीक है। और इसको जो है वो अरबी में रुमान कहते हैं, उर्दू में अनार कहते हैं और इंग्लिश में पोमीग्रेनेट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके मिजाज के लिहाज से देखें तो इसका मिजाज सर्द और तर होता है। ठीक है। अच्छा, इसके फ़वाइद जो होते हैं, ये जिगर को ताकत देता है, दिल को ताकत देता है। ठीक है। इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अगर आपके जिस्म के अंदर हरारत ज़्यादा हो गई है, गर्माइश ज़्यादा हो गई है, उसको दूर करता है। प्यास की शिद्दत को ये कम कर देता है। अगर सीने के अंदर जलन हो रही है या खुश्की गले में और सीने में हो गई है, उसको भी ये ठीक करता है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई बंदा बीमार हो जाए और बीमारी के बाद उसके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है, उस वीकनेस को दूर करने में इसका बहुत ज़्यादा अमल रखा है। ठीक है। इसके अंदर फाइबर जो है वो वाफर मिकदार में पाया जाता है। तो इस लिहाज से जिन लोगों को कब्ज़ रहती है, जिसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, वो अगर इसका इस्तेमाल करें तो उनकी कब्ज़ को फ़ायदा हो सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि क्योंकि इसके अंदर फाइबर ज़्यादा है, जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो उस फाइबर की वजह से हमें भूख कम लगती है। तो डायबिटिक पेशेंट जो शुगर के मरीज़ हैं, अगर वो इस्तेमाल करते हैं इसको, तो उनका शुगर लेवल जो है वो कम होता है, बढ़ने नहीं देता। सही। ठीक है। और इंसुलिन की जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब उनको भूख नहीं लगेगी, वो खाना ज़्यादा नहीं खाएंगे, उनकी इंसुलिन जो है वो रेज नहीं होगी। ठीक है। शुगर रेज नहीं होगी तो इंसुलिन की ज़रूरत कम पड़ेगी उनको। ठीक है। और उसके बाद ये जितना भी इस्तेमाल किया जाए, जितना भी खून पैदा करता है वो खालिस पैदा करता है। ठीक है। और दूसरा, इसके अंदर जो अज्जा पाए जाते हैं, उसके अंदर कैल्शियम है, उसके अंदर फौलाद है, उसके अंदर फास्फोरस है। ये तीनों चीज़ें इसके अंदर वाफर मिकदार में पाई जाती हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है, क्योंकि अनार में भी हम देखते हैं एक तो लाल अनार होता है, एक सफ़ेद अनार होता है, और इन दोनों में जो है तीन इकसाम होती है। ठीक है। एक तो सफ़ेद होता है जिसको बीदाना अनार कहते हैं, वो मीठा होता है। एक खट मीठा अनार होता है जो ऐसे आजकल कंधारी अनार वाफर मिकदार में आया हुआ है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। सुर्ख रंग का होता है, ये अफगानिस्तान से ज़्यादा आता है और पाकिस्तान में भी ये पैदा होता है। और एक होता है खट्टा अनार, जिससे ज़्यादातर हम अनारदाना बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके उसमें मिजाज में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। जो खट मीठा अनार होता है, जैसे कंधारी अनार है, जिसको मतली और कै आ रही हो, अगर वो इसका इस्तेमाल करे तो उससे बेहतर हो जाता है। अच्छा, उसके लिए बहुत फायदेमंद जी। अच्छा, और इसके अंदर विटामिन सी जो है वो वाफर मिकदार में है। आजकल जैसे गले के अमराज ज़्यादा हैं, उसमें ये आप इस्तेमाल करेंगे तो उसको फ़ायदा करेगा। सही। और ये इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। विटामिन सी इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। जब इम्यून सिस्टम बेहतर होगा तो हमारे जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी और बीमारी के खिलाफ जो है वो मुदाफ़ती निज़ाम हमारा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे हम देखते हैं कि अक्सर आजकल हर कुछ अरसे के बाद एक वायरल डिजीज़ का जो है वो शोशा शुरू हो जाता है। उसकी वजह यह है कि हमारी खुराक जो है वो ठीक नहीं है। हम खालिस खुराक नहीं ले रहे, ऑर्गेनिक डाइट नहीं ले रहे, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है। दूसरा, हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। नींद हम पूरी नहीं करते। स्ट्रेस हमें ज़्यादा है। रात को हम देर से सोते हैं, सुबह हम देर से उठते हैं, वॉक हमारी कोई नहीं है, फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारी कोई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जिस्म का जो दिफाई निज़ाम है उसको कमज़ोर करने का बायस बनती है। और सबसे मुश्किल बात स्ट्रेस ये है कि आप देखिए, बिजली का बिल आ गया, स्ट्रेस शुरू हो गई। बिजली का बिल तो वाकई आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल है। ठीक है। अच्छा, बाजार गए, काम नहीं हुआ, मतलब अखराजात ज़्यादा हैं, पैसे पूरे नहीं मिले, ज़रूरियात ज़्यादा हो गई, खुदा ना खास्ता कोई बीमारी आ गई, हमें डॉक्टर के पास या कहीं जाना पड़ता है इलाज के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर वो पूरी सहूलियात मौजूद नहीं हैं। तो मजबूरन जो है वो जो आम अवाम है, हमारी जो मजदूर तबका है, उनको फिर प्राइवेट की तरफ जाना पड़ता है, जिससे उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी जो स्ट्रेस है उसमें इजाफा करती हैं। और जो स्ट्रेस जो है वो हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आपको स्टमक के उसी तरीके से आपको मसाइल भी उसी तरह, हमारा स्टमक डिस्टर्ब रहता है। अच्छा, हम लोग जाहिर सी बताए जो चीज़ें हम लोग, आप जैसे ऑर्गेनिक चीज़ों की आप बात कर रहे हैं हकीम साहब, अब तो आजकल आपको खालिस चीज़ें मिलना भी जो है ना वो नामुमकिन सही है। आपको खालिस चीज़ें कहाँ मिलती हैं? आप दूध देख लें, आपके मसाला जात हैं, आपकी तमाम चीज़ें जो है उनमें कहीं ना कहीं आपको मिलावट ही नजर नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, खालिस चीज़ें मिलती हैं।
असल में हम ढूंढनी पड़ती है। हमने मेहनत करना छोड़ दी। हाँ। देखिए, जब हम छोटे थे, 30-40 साल पीछे हम चले जाएं, तो हमारे वालिदैन जो थे, हमारी माएँ खुसूसन हमें जो चीज़ें खिलाया करती थी, क्या आज की माँ वो खिलाती है? उसके पास टाइम ही नहीं है। हमें नूडल्स मिलते थे, हमें तो पराठा रोल पराठा मिलता था, चीनी वाला पराठा मिलता था, गुड़ वाला पराठा मिलता था, मक्खन मिलता था, ऑर्गेनिक चीजें मिलती थी, वो बना के देती थी तो हम खाते थे। अब तो बच्चे को फौरी शिफ्ट कराने के लिए एक पैकेट कोई भी नूडल्स का कुछ भी लेके आए, पका के इंस्टेंट दे दें आप उसको। अच्छा, ये है वाकई, ये हमारे यहाँ अब ये चीज बहुत है, अब पिज्जा है, अब फास्ट फूड बहुत आ गया कोई भी है, इंस्टेंट चीजें जो है मतलब टाइम बचाने के लिए हम, बड़ा हाथ है, ऐसे ही है। टाइम बचाने के लिए, नहीं होती। टाइम बचाने के लिए हम ये चीजें जो है वो बच्चों को दे के अपनी जान छुड़ा रहे होते हैं। अच्छा, ज्यादा जान छुड़ा रही तो कोई भी पोएम लगा दें, कार्टून लगा दें, मोबाइल हाथ में दे दें, वो अपना काम माँ करे या बच्चा अपना काम करे, कोई पता नहीं क्या हो रहा है, उसके भूख का टाइम है, खाने का टाइम है। पहले की चीजें माएँ जो है वो उसको बड़ा ध्यान रखा करती थी और उनको प्रोवाइड किया करती थी। उनकी नींद का ख्याल होता था, अगर बच्चा सो नहीं रहा है उसको मालिश करती थी, उसको नहलाती थी, उसको मतलब ये चीजें प्रोवाइड करती थी। अब तो टाइम ही नहीं है, उनकी भी मजबूरी है, गैस टाइम पे आना है, वो खाना पकाए के बच्चों को देखे, सही बात है, उस टाइम पे वो क्या करे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मिलके जो है वो हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब करें। जब तक हम अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करेंगे, तब्दीली नहीं लाएंगे, हमारे मामला ठीक नहीं होते। पहले अर्ली हम उठ जाया करते थे, हमारे काम हो जाते थे, हमारे पास टाइम बचता होता था, ठीक है ना, हम कुछ और एक्टिविटीज कर लेते थे। अब हमारा सिस्टम ही सारा उल्ट हो गया। रात को 2:30 बजे सोना हमने, सुबह हमसे उठा कोई नहीं जाना, हम नमाज से भी गए, हम जिक्र कार्ड से भी गए, हम रोशे पढ़ने से भी गए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है मिल के हमारे सारे मामला को ख़राब करती है। खालिद चीज़ें मिलती हैं, हम तलाश करने की कोशिश नहीं करते। हाँ। हम कहते हैं फौरी चीज़ जो में असर आ जाए। अब मसाला पीस के डालने का रिवाज कोई नहीं है, रेडीमेड मसाले मिलते हैं, उसके अंदर क्या है पता नहीं, बस वो टेस्ट अच्छा है, रंग अच्छा आता है, बाकी कोई मसला नहीं है हमारा। वही ना, वही चीजें। अभी हम लोग आसानियों की तरफ ज्यादा चले गए हैं, लाइफस्टाइल हम ये चाहते हैं कि आसानियां हो, ज्यादा तकलीफ ना करनी पड़े, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और फौरन से चीजें जो है ना वो रेडीमेड ऐसे खा ली जाए या फौरन हमें मिल जाए। अच्छा, जाहिर सी बात है, बच्चों में आजकल हम ज्यादा देखते हैं ना, बच्चे जो है वो फलों का इस्तेमाल भी नहीं करते, बच्चे ज़्यादा सब्जियों का अभी शौक से नहीं खाते। ये होता है कि फ़ौरन बच्चे ये कहते हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं, नूडल्स हो गए, कुछ नगेट्स हो गए, कुछ इस तरह की चीज़ें। अभी तो हमारे अम्मा जो है वो नाश्ते में जो है वो घर से भी पराठा और अंडा खिला के भी देते हैं, तो लंच में भी जो है वो पराठा आपका लाजमी होता था, उसके साथ जो भी आप ऑमलेट खाना चाहें या अंडा फ्राई आप खाना चाहें। तो अभी तो हमारे यहाँ बच्चों को जो है वो नगेट्स और इस तरह की चीज़ें ही दी जाती हैं, या फिर कोई फल जो है वो अम्मा ने लाजमी रखा हुआ होता था। अभी तो फलों का इस्तेमाल बच्चे खाते ही नहीं है। उसकी वजह है ना, हमने बच्चों को आदी नहीं किया। देखिए, पहले जब बच्चा 6 माह का होता था तो उसको ठोस ग़िज़ा की सूरत में क्या देते थे, उबला हुआ गोश्त, और उसको आलू बॉयल करके मैश करके वो दिया जाता था। सूजी की खीर बना दी जाती थी, कोई हलवा बना के दे दिया जाता था, ठीक है, केला मैश करके दे दिया जाता। मतलब हमने आदी नहीं किया ना उनको, हमने शुरू से उनको जिस चीज़ की आदत डाल दी, तो फिर आगे उनको, अब उनको दूध में बदबू आती है, बच्चों को पेप्सी पीते ही कोई नहीं। हाँ, दूध पीना छोड़ गए हैं बच्चे। अब जाहिर बात है, दूध भी तो उस तरीके से खालिस नहीं है ना मिलता। देखिए, जितना भी मयसर है उसको तो लेना मिलता है, खालिस, ये बात नहीं है। बात वही है कि हम स्ट्रगल नहीं करते ना। हम चाहते हैं कि वो सामने हमारी दुकान है, वहाँ से ले लें, जहाँ से हमें पता है कि हमारे पास भाना है, भैंसे बंदी है, वहाँ से मिल सकता है, पर टाइम ही नहीं है जाने का। लेकिन अब भाने भी तो खत्म हो गए, अब तो भाने भी दूर दूर शिफ्ट कर दिए गए। यहाँ मिल जाते हैं। उसमें देखिए, उसमें सुबह अर्ली जाना पड़ता है, फिर उठे कौन। बात ये है ना, फिर वो जो भी होता है दूध वाला जो हमें दे जाता है, हमारे लिए मजबूरी है, अपने वो लेना है, ठीक है ना। और बाकी है कि हम बच्चों को आदी नहीं करते हैं इन चीज़ों की। जब तक हम उनको टेस्ट का पता नहीं बताएंगे वो उसको कैसे खाएंगे। आजकल बच्चे फ्रूट नहीं खाते हैं, बच्चे दूध नहीं पीते हैं। उनको देसी घी की चूरी हम पहले खाते थे, अब उनको उनमें बदबू आती है, उनसे हजम ही नहीं होती। देसी घी तो अब घरों में अब बहुत कम इस्तेमाल होता है, जैसा हम कहें जी हमारे। लेकिन अभी जो मेडिकल रिसर्च आई है, अब वो खाने के लिए 3 ऑयल रिकमेंड करते हैं। उसमें देसी घी सबसे अव्वल है, सरसों का तेल है, और आपका जो ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल है, ये रिकमेंडेड है, बाकी सारे फारिग। अच्छा, ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल जो है वो आप हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह डॉक्टर साहब हम देखते हैं लड़कियों को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना रहता है। जी बिल्कुल। किस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो ज़्यादा हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि जब लड़की घर से बाहर निकलती है ना, तो उसे नो डाउट कि जो हमारा मुआशरा जिस तरह का है, उसे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना होता है, चाहे वो तालीमी मैदान हो। अब देखिए, यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों जो बहावलपुर यूनिवर्सिटी का जो स्कैंडल बना है, कितने हम लोगों के लिए, मैं समझती हूँ ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि आप लोग मतलब कि आप बच्चियों को देखें, आप एक डिग्री देने के लिए भेज रहे हैं, माँ बाप यही समझ रहे हैं कि हमारी बेटी एक पढ़ लिख के कारआमद शहरी बनकर निकलेगी, और वहाँ क्या हो रहा था आप देख लें। इसी तरह हरासमेंट के बहुत ही ज़्यादा, आप जिस शोबे में चले जाएं, आप बैंकिंग में चले जाएं, आप कहीं कोई जॉब कर रही हैं, कोई सेक्रेटरी हैं किसी चीज़ की कुछ, तो बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं कि जी जो वहाँ के जो बॉस हैं वो हरासमेंट वहाँ होती है। अगरचे मतलब कि अब थोड़ा जो है वो बन गई हैं, वेबसाइट बन गई हैं और एप्स भी बन गई हैं, लेकिन ये कि स्टिल इट इज़ गोइंग टू बी देयर। तो मैं समझती हूँ कि इस चीज़ के लिए जो है ना वो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। उसके लिए आप ये देखें कि आपके फिर वही बाप होता है, भाई होते हैं, उनको बड़ी प्रोटेक्शन देनी पड़ती है, उनको कॉलेजेस में लेके जा रहे होते हैं कॉलेज। हालांकि होना ये चाहिए, देखिए मैं डॉक्टर हूँ, हमारी गायनी कॉन्फ्रेंस होती हैं, हम दुनिया के मैं तकरीबन हर मुल्क में गई हूँ, और आप यकीन करें कि वहाँ ये नहीं होता कि बेचारा बाप ऑफिस से आके छोड़ने जा रहा है, भाई आ रहा है बेचारा कॉलेज से अपनी वो लेके तो मोटरसाइकिल, और जी वो बेचारा या गाड़ी जो लेके बहन को प्रोटेक्शन कर रहा है। तो मैं समझती हूँ ये बहुत ज़्यादा रॉन्ग थिंग है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है और इस पे काम करने की ज़रूरत है कि जब घर से निकले लड़की बाहर, तो उसको ये चीज़ ना हो, ये खौफ ना हो कि मैं जॉब नहीं करने जा रही हूँ, मैं 10 को फेस करना पड़ेगा मुझे। तो ये इस चीज़ की मैं समझती हूँ कि जो है ना हमारे मुल्क में इस काम की बहुत अभी इस पे काम करना, अगर से NGOs काम कर रही हैं बहुत ज़्यादा दूसरी, लेकिन मैं समझती हूँ कि वैसा नहीं हो रहा जो कि होना चाहिए। अच्छा, जो राइट्स है ना, हम हमेशा बात करते हैं कि राइट्स का कभी भी ख्याल नहीं रखा जाता। हमारे जो राइट्स हैं वो हमें कभी मिले भी नहीं है। शायद हम अवेयरनेस जितनी हम चाह रहे होते हैं या फिर हम बात कर रहे होते हैं, उसको हमेशा नेगेटिव ही लिया जाता है। नहीं, आप देखिए कानून तो बहुत बनते हैं, कानून कितने ज्यादा बनते हैं, आए दिन पार्लियामेंट में पास हो, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। एक्चुअल द थिंग इज कि आपकी इम्प्लीमेंटेशन हो, आप उस कानून को आप पे वो जब लागू होगा तो डेफिनेटली वो मानेंगे। अब मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूं कि कोई बस है सर्विस या कोई गाड़ी है, तो अगर वो बिल्कुल एंड टाइम पे जाती है, उन्हें पता होता है कि अगर हम 12:01 पे जाएंगे गाड़ी छूट जाएगी, तो वो पहुंचेंगे ना। इस तरह अगर हमारे जो कानून सख्त हो, उन्हें पता हो कि अगर हमने ये हरकत की तो हमारी सख्त सजा मिलेगी, जैसे ये बच्चों के साथ मतलब की ज्यादतियां होती। तो अगर देखे, कहते हैं ना ज़ियाउल हक के ज़माने में अगर से वो डिक्टेटर थे और हम उन्हें कभी भी अच्छे लफ्ज़ों से, तो इस लिहाज से कई लिहाज से वो याद नहीं भी किए जाते, लेकिन ये आपको बताऊं कि जब उन्होंने एक दफ़ा एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई तो उन्होंने उसको फांसी दी गई थी उनके दौर में। तो 10 साल तक आप यकीन करें कि हरासमेंट इसके ज्यादती के केस ही नहीं आया था। और अभी हम देखते हैं कि ज्यादती के कितने केस, अभी जो कितने केसेस हैं जो हमारे सामने आ जाते हैं, अभी इतने और मजीद केसेस हैं जो कैमरे के पीछे होते हैं, जो हमें पता ही नहीं होते। बिल्कुल सही कह रही है। और आप ये देखिए कि अब मीडिया भी खबरें सुने तो बाज़ का यकीन करें कि वी फील अशेम्ड कि बच्चों के साथ आप बैठे हैं और यही बातें चल रही हैं, फलां के साथ जाती, फलां के साथ ये हो गया, तो ये मैं समझती हूँ कि इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर आप इनफैक्ट देखें तो मतलब कि ये अगर आपने बच्चियों को पढ़ाना है, लिखाना है, उनको कारआमद शहरी बनाना है, उनको आप चाहते हैं कि वो आपके साथ शाना बशाना मिलके मुल्क की तरक्की में रोल अदा करें, तो उनको प्रोटेक्शन तो दें कि वो बेचारे, आप देखें कि इवन खेतों में काम करने वालियाँ महफूज नहीं होती। तो फिर इस तरह तो बहुत मुश्किलात करनी पड़ती है। हरासमेंट के केसेस हमारे यहाँ दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ जी, बजाय कम होने के अब देखिए उल्टा मीडिया ज्यादा है, मोबाइल है, एक मिसाल है कि आपको अवेयरनेस है पूरी वर्ल्ड की, लेकिन आपके जो उल्टा तनज़ली हो रही है, इखलाकियात में जो है वो तनज़ली है। तो ये मैं समझती हूँ कि इस पे खास तौर पर पहले औरत के लिए बहुत चैलेंजेस थे, अभी हम देखते हैं मजीद चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ रहे हैं, मजीद उसके लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। पहले वो घर से निकले, पहले तो वो फर्ज से अगर फर्ज को माँ है, एक मिसाल है, उसके 2-3 बच्चे भी हैं, तो पहले तो अपने बच्चों को तैयार करके भेज के स्कूल को नाश्ता सुबह बना के दे के वो जाए।
अच्छा, उसके बाद फिर जनाब ये कि वहाँ भी वो कई चैलेंजेस फेस, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं चैलेंजेस फेस कर रही है, फिर वो बेचारी कोई टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके, परेशानी लेके जब वो घर वापस आए तो फिर वो खाने पीने में लग जाए, पकाने में लग जाए, जी बच्चों ने स्कूल से आना है, फिर उतने हस्बैंड भी आ जाते हैं, फिर उनका भी उसने सारी टहल सेवा करनी है। तो मैं समझती हूँ कि हमारी जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो ज़्यादा इस वक्त नब्रो आजमा है मुसीबतों से, बजाय उनके कि जो हाउस वाइफ हैं। अच्छा, स्पेशली हम भी जब बच्चियों की भी डॉक्टर साहब बात करते हैं ना, जैसे आप स्कूल के लिए निकलते हैं, बच्चों को भेजते हैं, जाहिर सी बात है आपने उनकी प्रोटेक्शन है कि अगर रिक्शे पे जा रही हैं तो ड्राइवर क्या उनके साथ रवैया क्या है, कि वो बेचारी घर से निकलती है, घर से निकलती है तो वो चैलेंज फेस करना है। अगर आप किसी इदारे में, स्कूल में या यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं कई टीचर्स होते हैं, उनका रवैया आपके साथ कोई हिरासत करने की कोशिश कर रहा होता है, आपकी मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। यही तो मिसाल दे रही थी कि बाहर जाए ना, यकीन करें आपके लिए बहुत चैलेंजेस हैं। कोई नहीं छोड़ने आ रहा होता, कोई ले जाए, अगर ट्रेन है, इतने बच्चे, यकीन करें सुबह एक नज़ारा होता है वहाँ कि छोटी छोटी बच्चियाँ 10 ईयर्स की, 8 ईयर्स की, 12 ईयर्स की बच्चे, वो उन्होंने अपने बैग्स लटकाए हैं और वो खुद ही ना, उन ट्रेन उन्हें पता है कि पूरे वक्त पे आनी है। अगर मतलब कि स्टेशन है ना एक, तो जैसे ही वो 2 पे 12 पे सुई आएगी ना, 2 बजे आनी है, वो एग्जैक्ट 2 बजे वो आपको जाहिर हो जाएगी और वो उस पर आ जाएगी। अपना जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, कोई हैरेसमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ तो रिक्शे वाले को चढ़ाएं तब मुसीबत है, किसी गाड़ी वाले से कहें तब मुसीबत है। मतलब कि जब तक 5, 7, 8 लड़कियां इकट्ठी होके ना जाए, माँ को भी परेशानी होती है और बच्चियों को भी परेशानी। ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मसाइल हैं जिनको ठीक करने की बहुत ज्यादा तालीम में जो एक दफा जो माँ बाप बेचारे हेसिटेट करते हैं ना, हम कहते तो है ना कि वो नहीं पढ़ाते, वो ये वजह होती है कि वो कहते हैं ऐसी डिग्रियों से बीवी बेहतर है तुम घर में बैठो। अच्छा, फिर तालीमी इदारों में अगर इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं अब वो भी एक डर और खौफ इसी वजह से, ये आइस का नशा और ये देखें ये जो कहते हैं कि जो मुख्तलिफ नशे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कॉलेजेस में, अब बताए फिर पेरेंट्स का डरना कोई गलत बात तो नहीं है। जाहिर सी बात है, फिर इंसान खुद भी, चाहे आपकी बच्चियां हैं चाहे आपके बच्चे हैं, दोनों अगर महफूज नहीं है तो पेरेंट्स तो ऑटोमेटिकली उनके लिए ये सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने फिक्रमंद होना है कि हमारे बच्चे किसी गलत एक्टिविटी में दिल भी कर रहा है कि हम पढ़ाएं और फिर वो उनको ये परेशानी भी है, तो बताएंगे। तो ये चीजें जो है ना बहुत ज्यादा इस वक्त मैं समझती हूँ कि ये चैलेंजेबल है और गवर्नमेंट को खास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल जी, तो मजीद भी बात करते हैं हकीम साहब, जिस तरह भी आप अनार के छिलकों की बात करें वो भी बहुत फायदेमंद होते हैं, वो किस तरह फायदा दे सकते हैं आपको? छिलके लेके उनको खुश कर लिया जाता है, ठीक है, उसका 3 ग्राम पाउडर एक वक्त की डोज है, जिसको डायरिया हो या डेसेंट्री हो, यानी पेचस लगी हो या मोशन आ रहे हो, उसमें अगर इस्तेमाल कराया जाए तो इसका फायदा होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, मुंह के अंदर अक्सर लोगों को मैदे में तेजाबियत की वजह से छाले और दाने बन जाते हैं, उसके लिए अनार के फूल लेके उनको पानी में डाल के उसका जो शांदा बना लिया जाए, बॉयल कर लिया जाए और उस पानी को छान के उससे अगर कुल्लियाँ की जाएं तो उससे फायदा हो जाता है। अच्छा, ठीक है। अल्लाह ताला ने हर चीज में जो है अनार के पौधे की जितनी भी चीजें हैं ये सारी दवा के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, मुख्तलिफ जगह पर हम इनको इस्तेमाल करते हैं। अब देखें ना, जो खट्टे अनार हैं वो भी जाया नहीं जाते, उसका अनारदाना बनता है, जो हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, पकौड़े बनाते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ चटनियों में डालते हैं, तो उसका। अच्छा, दूसरा ये फ़ायदा है कि जब अनार का सीज़न नहीं होता, हमें अनार में असर नहीं है, हम अनारदाने को पानी के अंदर डाल के उसका जो शांदा बना लें या भिगो के उसका पानी हासिल करके हम उसी से वो अफादियत हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक अनार के जूस से शरबत अनार बनाया जाता है जो प्यास के लिए इस्तेमाल होता है, अगर जिसको यरकान हो जाए उसको इस्तेमाल करवाया जा सकता है। फ्रेश अनार इस्तेमाल कराएं या अनार का जूस इस्तेमाल कराएं, उससे हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। खुसूसन जिसको सादा यरकान हो जाए उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। ये बताइए, 100 बीमार क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है, ये हमने स्टार्ट में बात की थी, इसीलिए कहा जाता है कि एक तो इसको जन्नत का फल कहा गया, तो जन्नत का फल जो है वो हर चीज़ में फ़ायदेमंद होता है, एक। और दूसरा, इसके पौधे, इसकी जड़ से लेके पूरा पौधा और फल पूरे का पूरा ये दवान इस्तेमाल होता है। इसलिए कहा गया कि एक अनार 100 बीमार के, इसके सारी चीज़ों के अंदर कोई ना कोई अल्लाह ताला ने अफादियत रखी हुई है, उसको हम इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इससे एक जवारिश बनाई जाती है जो जवारिश अनारैन के नाम से मैसर है, और एक जवारिश पुदीना है, ये इस्तेमाल होती है, जिसको मतली हो, कह हो, उसमें इस्तेमाल होती है, हाजमा ख़राब हो उसमें इस्तेमाल होती है। अच्छा, अनार के जूस से
अगर हम इस्तेमाल करें तो हमें कैंसर से और ब्लड प्रेशर से बचा जा सकता है। ठीक है, जिसका हाई ब्लड प्रेशर हो अगर वो अनार का जूस इस्तेमाल करे तो उसको कम किया जा सकता है। सही। ठीक है, इसी तरह अनार को जो डायबिटिक पेशेंट है वो अगर अनार का जूस इस्तेमाल करे तो उसकी डायबिटिक लेवल जो है वो कंट्रोल में रहती है। अच्छा, जो मैदे की तेजाबियत के या गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट हैं उनको डायरेक्ट अनार का जूस इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा। वो किसी दूसरे जूस के अंदर उसको शामिल करके फिर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी होता है, वो तुर्श होता है। फिर जब वो गैस्ट्रिक का मरीज खाली पेट लेगा तो उसके अंदर जो जख्म है उसके अंदर वो इरिटेशन पैदा करेगा। अच्छा, अल्सर के जो मरीज हो उनको हाँ नहीं, जी, उनको उसमें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। सही। अच्छा, क्योंकि मैदे का अल्सर भी हम देखते हैं, क्योंकि खाना पीना हमारे जिस तरह आपने बताया बस तेज मसाला जात, हम तो जरा फूडी इस तरह के, हम तो जरा कहते हैं तेज मसाले हो, जरा खट्टे चटपटे हो, खट्टे हो, तो वो आपको ज्यादा मजे हमारा के जितना भी फास्ट फूड है या जंक फूड है वो बिकता ही इस चटपटे पर है। हाँ। ठीक है, और ये चटपटा जो है वो हमारा, अब देखें एक ना इसमें एक सबसे ज्यादा नक्स क्या है, हमने रात को खाना खाया, फिर हम बैठ गए चैटिंग पे मोबाइल से, हम रात 2 बजे तक, अब हमें लगी भूख, अब हम क्या करेंगे, हम ऑर्डर कर रहे हैं, पिज़्ज़ा मंगा रहे हैं, बर्गर मंगा रहे हैं, शारमा मंगा रहे हैं, बैठे हुए हम अपनी जगह पे स्टिल हैं, नींद हमारी पूरी नहीं, तो फिर ये सारी चीज़ें मैदे के ऊपर बोझ डाल के इसको ख़राब करने का बायस बनती हैं और हमारी सेहत को ख़राब करती हैं। फिर हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है। देखिए पहले होता था हम सुबह अर्ली उठते थे, हमें नमाज़ पढ़नी है, कुरान पाक की तिलावत करनी है, या कुछ लोग कैसे करते थे कि वॉक के लिए निकल जाते थे, उनके हाथ में तस्बीह काउंटर होता है, वो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, इस्तगफार करते हैं, अपना वॉक भी करते हैं, ये चीज़ें भी हासिल करते हैं। उनको ज़हनी सुकून और जिस्मानी दोनों, मतलब रूहानी और जिस्मानी दोनों ग़ज़ाएँ मिलती थी। अभी जो चीज़ से फारिग हो गए। बिकॉज मज़ीद इनसे बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इसके साथ ही चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, आज के भाव। शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों और फलों के क्या रेट्स हैं। बात की जाए मुल्तान शहर की सब्जी और फलों की आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल की, आज के ताज़ा भाव की बात करें तो गुज़श्ता एक हफ्ते में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने को मिला था, जिसकी कीमतें जो हैं वो वहीं बरकरार हैं, ताहाल कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। बात करें अगर हम आज के रोज़ अदरक की सरकारी कीमत की तो 1250 मुकर्रर की गई है, मार्केट में 1600 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है, और आम दुकानों पर नायाब नज़र आती है क्योंकि महंगी बहुत ज़्यादा है। कोई छोटी दुकान वाला और ट्रेडी वाला तो रख नहीं सकता, लेकिन ख़ास बड़ी दुकानों पर जो है वो मौजूद है। थाईलैंड की अदरक जो है वो इस वक्त फ़रोख्त हो रही है मार्केट में। इसी तरह चाइना लहसुन जो है वो मार्केट में आज का रेट जो है वो 600 रुपये किलो है, जबकि सरकारी कीमत में 428 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। इसके साथ मटर मौसमी सब्ज़ी है, उसकी कीमत में इजाफा देखने को मिला है, 400 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया है। इसके साथ बात करें अगर दीगर सब्जियों की, जिसमें लीमू जो है वो 160 से 240 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, जबकि बात करें अगर हम इसके साथ दीगर सब्जियां जिसमें आलू, हरी मिर्च, प्याज और टमाटर जो हैं वो 120 से 160 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त हो रहे हैं। इनकी जो सरकारी कीमत की बात करें तो प्याज सरकारी कीमत में 100 मुकर्रर किया गया है, आलू सरकारी कीमत में 80 मुकर्रर किया गया है, लेकिन मार्केट में जो है वो 20 से 30 रुपये ज़्यादा जो है वो रेट पर फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अगर बात करें फलों की, फलों में अंगूर 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, जबकि सेब और अनार क्वालिटी के हिसाब से 200 से 320 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, और इसके साथ जापानी फल 160 से 240, और इसके साथ केले जो है वो कम से कम 60 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 160 रुपये फ़ी किलो फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। फलों की कीमतें अभी वहीं बरकरार हैं, जबकि अंगूर की कीमत में कमी देखने को मिली है, बल्कि जबकि सब्जियों की कीमतों में जो होश व इजाफा देखने को मिला है, शहरी उस वजह से परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि सब्जियों में आलू, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर रोज़मर्रा की इस्तेमाल होने वाली सब्जियां हैं। आम शहरी जो इसे थोड़ा सा सालन बना के भी खाना खा लेते थे, लेकिन अब उनकी कीमत जो है वो कोई भी सब्ज़ी जो है वो 100 से कम नहीं हो रही, बल्कि जो 100 में फ़रोख्त हो रही थी वो भी 160 तक पहुंच गई हैं। तो शहरियों के लिए महंगाई की वजह से बड़ा परेशानी का आलम है। मुतालबा भी करते नज़र आते हैं कि सब्ज़ी और फलों की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। अच्छा, जिस तरह हम बात करें ना महंगाई की, तो आपकी सब्जियां और फल वो उतने ही ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं दिन ब दिन।
लेने भी बड़े अनार मुश्किल बहुत हो गए। महंगा, हाँ अनार हमेशा से जो है वो महंगा ही रहा है, चाहे आप कोई भी अनार लेना। पहले लोग अच्छा जी अच्छा अनार जो है वो आप फल आपके थोड़े से रेंज में होते थे, आप इजीली खा लेते थे। अभी तो फल भी बहुत महंगे हैं। असल में देखें ये चीज़ें महंगी तो हो गई हैं, लेकिन एक तो हमारे यहाँ ना रिवाज पता क्या है, हमें हमेशा वो चीज़ खरीदते हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी है। हम सस्ती तरफ जाते भी नहीं है। देखिए मीठे आजकल सस्ते मिल रहे हैं, मौसमी सस्ती मिल रही है, आप वो खाएं। जो महंगा है उसको ना ले, वो खुद ब खुद रेट जो है वो बैलेंस हो जाएगा। हाँ वो थोड़ा अच्छा उनके भी रेट जब तभी जाके वो होते हैं जब उनका जो है ना वो सीजन ऐसे आउट होने वाला होता है ना, तो अभी कहते हैं चल चले अब सस्ते हो गए। नहीं मतलब मार्केट में थोड़ा जाएं, जो चीज़ें आसानी से मिलती हैं वो खा लें। जरूरी है कि आपने वो ताज़ा फल जैसे शुरू में आया महंगा होता है उसी वक्त लेना है आपने, जो अवेलेबल है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कितनी जाहिर सी बात है, खाना तो है। तो खाना अभी हम बात कर रहे थे जाहिर खाने आपके लाइफस्टाइल अगर हमें उसमें फल जो अच्छा बहुत लोग शौक से फल खाते हैं। हाँ जी, उनका इतना है, उनकी मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके फल जो है वो बड़े फेवरेट होते हैं, चॉइस होती है उनकी। बाकी नहीं तो आपने दिन में भी आप जो है चलते फिरते भी आप फ्रूट्स खा रहे हैं, सुबह के टाइम भी खा रहे हैं, इवन के रात के खाने के बाद भी फ्रूट्स खाते हैं। देखिए हालांकि उसको रात के खाने के बाद खाने का टाइम नहीं होता, फ्रूट खाने का टाइम सुबह से लेकर दोपहर तक बेस्ट होता है, उस वक्त खाया जाए। अच्छा ये वैसे होता है ना कि जैसे खाने के बाद आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको नुकसान देता है? नहीं देखिए खाने के बाद ले लें ठीक है, बेहतर इसको होता है खाने से पहले लें। ठीक है। रात को अगर खाएं फ्रूट तो हकीम साहब क्या लेके साइड इफेक्ट? देखिए उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि आपने रात को खाना खा लिया फिर आपने फ्रूट खा लिया, वो आपका हैवी हो गया, आपने वॉक करनी नहीं है, बैठ जाना है, हजम नहीं हो सकेगा, जो बेनिफिट्स हम देना चाहते हैं वो नहीं मिलेगी हमें। सही। ठीक है ना, सुबह आप खाते हैं चलते फिरते वो आपका हजम हो जाता है। देखिए आप सुबह नाश्ते में एक सेब ले लें, एक कप दूध ले लें, एक बॉयल अंडा ले लें, आपका फुल डाइट खाना है, ये आप मतलब अच्छी एनर्जेटिक डाइट है, ये आप खा लें, दोपहर तक आपको काफ़ी है। दोपहर में अगर आपने लेना है तो आप सैलड ले लें, उसमें कोई फ्रूट शामिल कर लें, उसके ऊपर जो है वो ऑलिव ऑयल के एक आध चम्मच डाल लें, उसको आप खाएं, इससे आपकी डाइटिंग भी होती है, वजन भी नहीं बढ़ता है और आपकी एनर्जेटिक जो है वो कैलोरीज भी पूरी होती है। हाँ। रात में खाना खाएं, भूखा नहीं छोड़ना है, लेकिन इतना खाएं जिसको आप हजम कर सकें। वैसे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ने यहाँ फरमाया हमारे रात का उल्टा खाना जो रिवाज है, हम सादा रात को सा देखें होना चाहिए। फ्रूट की रेडियाँ हैं, जूस की रेडियाँ रात को आबाद होती हैं, होटल हमारे रात को आबाद होते हैं, हैवी खाना हम खूब खा रहे होते हैं, हाँ। फिर सुबह सारे के सारे मैदे की ऐसी तैसी करके बात कर रहे सही बात है। इसलिए पेट के अमराज इसी वजह से बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जब से चेंज हुआ है तब से हमारे ये मसाइल जो है वो दिन ब दिन बढ़ देखिए रहे इसी हैं। वजह से अब एक तो मौसम चेंज हो रहा है, वायरल डिजीज़ है, जनूबी पंजाब में खुसूसन गैस्ट्रो के बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, तो इसमें हमें खाने पीने में एहतियात करें। अनहाइजीनिक जो है हाँ, ना खाने का बहुत बड़ा रोल है ना, साफ सुथरा। देखिए हम रेडी पे जाके जूस पीते हैं, फर्ज करें उसमें क्या होता है, उसने एक बाल्टी में पानी रखा हुआ है, आपने जूस पिया, गिलास उसी के अंदर डाला, उसको हिलाया, दोबारा रख दिया, फिर वही, तो मतलब ये जो रिसाइकल पानी होता जा रहा है ये आपके अंदर बैक्टीरिया और वायरल डिजीज जो है वो पैदा करते हैं। तो एक तो जगह बाजार से जरूर पिए, लेकिन वो जगह देखें जहाँ साफ सुथरा हो। ठीक है, सफाई का बहुत ज्यादा जहाँ ख्याल रखा एक काम और करें, अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है जाके पीने का, तो अपना पीने के लिए बर्तन साथ लेके जाए, उसे कभी इसमें निकाल दें, हम इसको इस्तेमाल कर लें। सही हो गया, ठीक है ना। अच्छा जी कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्मा जी कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्या कहना चाहेंगे शिरा? माशाल्लाह मैम प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, जितनी भी करीब कली उतनी ही कम है। और शिराज अहमद बात कर रहा हूँ बहावनगर से। जी शिराज, क्या पूछना चाहेंगे शिराज? और हकीम साहब आए हुए हैं आपके, उनसे भी बात करना चाहूंगा टॉपिक के हवाले से। तो अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। अस्सलाम। सर जी मैं आपसे एक छोटा सा सवाल था, आप माशाल्लाह बता रहे हैं, वैसे भी आपने मेले के बारे में तो बता ही दिया, तो ना काफी तकरीबन 7 साल हो गए मरीज के ना, तो बड़ी हालत पे अल्सर है, काफी मेडिसिन खा रहे हैं, अंग्रेजी भी, लेकिन ना इतना रिलीफ नहीं मिलता है, तो उन्हीं हवाले से अनार के बारे में भी पूछना चाह रहा था, ये कोई और भी अच्छी सी टिप्स बता दें जो कि बड़ी आंख के अल्सर के लिए फायदा हो। सर यकीन माने 7 साल हो गए, बड़ी परेशानी का सामना है, तो इसलिए डायरिया लगा हुआ है, एक दिन में तो तकरीबन काफी दफा आता है, कोई भी चीज खाते हैं इन्फेक्शन हो जाती है खाने पीने से, दूध से 3 मंथ गंदम से गंदम बनी चीजें भी बंद करवाई थी, लेकिन अल्सर हील नहीं हो पा रहा है सर। ठीक है जी, देखिए बात ये है, सबसे पहले तो आप जो है थोड़ा सा खाने पे एहतियात करें, तेज मसाले वाली चीजें और बादी चीजें नहीं खानी आपने, ठीक है, और दूसरा बाजार की चीजें नहीं खाएंगे। तीसरी बात यह है कि मैदे को खाली ना छोड़ा करें,
चौथी बात यह है कि इसका ताल्लुक स्ट्रेस से, दिमाग से बहुत ज़्यादा होता है। अब लगता है कि आप टेंशन ज़्यादा लेते हैं, गुस्सा बहुत आता है आपको, क्या ऐसे ही है? कॉल पे हैं हमारे साथ? नहीं है। नहीं है। एक तो गुस्सा नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी, नींद अपनी पूरी करें, और उसके अलावा दूध में हल्दी डाल के इसका इस्तेमाल किया करें। चम्मच का चौथा हिस्सा सुबह शाम ले लिया करें। और आजकल जापानी फल आया हुआ है, इसको बिल्कुल पक्का हुआ हो, नरम जो, उसको सुबह शाम खा लिया करें। इससे हाथों के अंदर कोटिंग हो जाती है और इसके जख्म को हील करने में मामलत करता है। इंशाल्लाह इससे बेहतरी आ जाएगी आपको। बहुत शुक्रिया आपका हकीम साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और अपने अनार की अफादत के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें बताई और साथ में ये भी बताया कि किस तरह अपना ख्याल रखना है। आपका डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बनी। और इसके साथ ही नाजरीन, आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।